देखो, वन इलाके की गहराइयों में रियोगा को सोरा काशिवागी की भटकती हुई आत्मा मिलती है। सोरा एक महान लड़ाका था जिसने अकेले ही राक्षसों की भारी फौज को रोका था ताकि अनगिनत लोगों की जान बच सके। लेकिन यार, उसको इज्जत मिलने के बजाय उसके बड़े अफसर नरूहितो बाकुगो से सिर्फ धोखा मिला। उसने सोरा की टोली को लालच की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और सारा नाम खुद कमा लिया। दुनिया सोरा का बलिदान भूल गई, लेकिन रियोगा ने वो दबा हुआ सच बाहर निकाल लिया और सोरा के दर्द को बदले का रास्ता दिखाया। रियोगा वादा करता है कि वो हिसाब बराबर करने में मदद करेगा, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। सोरा को उसका ऐसा गुलाम बनना पड़ेगा जो मरकर भी जिंदा रहे। अरे भाई, इसके बाद जो हुआ वो तो एकदम पागलपन था। रियोगा ने एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगोनियन की लाश को तैयार किया ताकि उसमें जान डाली जा सके। ये शरीर सोरा के पिछले जन्म वाले शरीर से कहीं ज्यादा बेहतर और ताकतवर था। इसे अपनाते ही सोरा इस नए रूप में फिर से जिंदा हो गया। उसके पास उसकी पुरानी मैच फाइटर वाली खूबियां तो रही ही, पर अब उसके पास वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर बनने की एक खतरनाक शक्ति आ गई थी। लेकिन हमारा हीरो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? देखो, सारे इंसान तो बस अपना आम दिन जी रहे थे, तभी बिना किसी खबर के दरवाजों से ढेर सारे राक्षस निकलने लगे और पूरी दुनिया में एकदम से अफरा तफरी मच गई। मगर तभी कुछ लोगों के अंदर एक अनोखे सिस्टम की वजह से जबरदस्त शक्तियां जाग गई और उन्हें हंटर्स कहा गया। वही दुनिया के असली रखवाले बने। इन दरवाजों को जीतकर हंटर्स की ताकत बढ़ती गई और वो 1 स्टार से लेकर पूरे 7 स्टार तक पहुंच गए। यार, हैरानी की बात तो देखो, 7 बड़े हंटर्स ने कंस्टेलेशंस की कृपा से 9 स्टार रैंक हासिल कर ली और 7 ग्रेट फैमिलीज बनाई जो अब पूरी दुनिया पर राज करती हैं। लेकिन हमारा हीरो चिनेन रियोगा बिल्कुल अलग था। वो इतिहास का पहला ऐसा इंसान था जिसने बिना किसी कंस्टेलेशन के सहारे 9 स्टार रैंक हासिल की। अरे भाई, ये बात 7 ग्रेट फैमिलीज को बिल्कुल पसंद नहीं आई और कंस्टेलेशंस ने तो कह दिया कि उसका होना ही दुनिया के बने बनाए नियम तोड़ देगा। इस वजह से उन्होंने उसका पीछा किया और उसे एक जलते हुए शहर में घेर लिया, क्योंकि वो इस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। देखो, 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक परिवार वहां आ गया और ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि हमारे बंदे ने अपना सीधा हाथ गवा दिया। यार, रियोगा अपने घुटनों पर गिर गया और उसको मजबूर होकर दिमित्री को देखना पड़ा, जो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके सामने बैठ गया था। देखो, ये दिमित्री भी एक 9 स्टार रैंक हंटर है और वो मेज किंग ओडिन का रूप है। अब योगा ने मजबूरी में पूछा कि वो सब उसको मारने के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। उसने पूछा कि क्या वजह यह है कि उसके पास किसी कॉन्स्टेलेशन का आशीर्वाद नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि उसने उन बड़े खानदानों की गुलामी करने से मना कर दिया था। दिमित्री ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि तू दोनों ही वजह मान सकता है। दिमित्री ने बोला कि जब सारे कॉन्स्टेलेशंस ही तुझे मारना चाहते हैं तो रियोगा, तू अपनी किस्मत बदलने के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। कसम से उसने ये भी कहा कि ये कितनी अजीब बात होती अगर कोई बिना भगवानों की मदद के इतना ज्यादा ताकतवर बन जाता। अरे भाई, दिमित्री कहता है कि रियोगा एक अनडाइंग किंग है जिसके पास अकेले ही ग्रेट फैमिलीज जितनी ताकत है और उस पर कॉन्स्टेलेशंस की मेहरबानी भी है, इसलिए वो एक ऐसा खतरा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही दिमित्री कहता है कि बड़े खानदान पहले से ही एक दूसरे को रोकने में इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास उसकी फिक्र करने का वक्त नहीं है। दिमित्री रियोगा को बोलता है कि तूने नेक्रोमैंसर बनकर कुदरत के नियम को गंदा कर दिया है, मरे हुए लोगों के साथ खेलकर तूने दुनिया के सुकून को कुचल दिया है। वो कहता है कि जब 9 स्टार्स के बीच टक्कर होती है तो आखिर में कॉन्स्टेलेशंस की ताकत ही फैसला करती है कि कौन जीतेगा, लेकिन क्योंकि तूने एक गंदी ताकत चुनी है इसलिए कॉन्स्टेलेशंस ने तेरा साथ पूरी तरह छोड़ दिया है। दिमित्री रियोगा से कहता है कि बस इसी असली फर्क की वजह से तू हार रहा है, लेकिन रियोगा उस पर बरस पड़ा और बोला कि तू ओडिन की उधार ली हुई ताकत के पीछे छुपकर बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर रियोगा ने बताया कि वो तो बस वक्त निकालने के लिए बातें कर रहा था और अब वो दिमित्री को दिखाएगा कि वो असलियत में क्या कर सकता है। रियोगा ने अपनी इतनी जबरदस्त ताकत निकाली कि मैदान में पड़ी सारी मरी हुई हड्डियां वापस जिंदा हो गईं और उसकी मुर्दों की एक फौज खड़ी हो गई। दिमित्री उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि रियोगा के अंदर अभी भी इतनी ताकत छुपी है और इस ताकत को देखकर अब वो अपना सबसे बड़ा जादू इस्तेमाल करेगा ताकि सब खत्म कर सके। दिमित्री अपनी जगह से हिला भी नहीं और उसने एक बहुत ही डरावनी तरकीब लगाई जिसे देखकर रियोगा हैरान हो गया। उसको तुरंत समझ आ गया कि दिमित्री आई ऑफ ओडिन का इस्तेमाल कर रहा है और वो जानता था कि उसकी अपनी सबसे बड़ी चाल इस असली ताकत के सामने कभी टिक नहीं पाएगी। देखो, रियोगा ने देखा कि एक बहुत बड़ा जादू का हमला उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन डरने के बजाय वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके पास आखिरी एक पागलपन भरा तरीका बचा था जो वो आजमाना चाहता था। दिमित्री ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गया कि रियोगा हंस रहा है और उसने देखा कि रियोगा ने हाथ में एक अजीब सी चीज पकड़ी हुई है। असल में वो एक पुरानी अनोखी चीज थी जो वक्त को भी बदल सकती थी, जिसका नाम क्रोनोसिस पॉकेट वॉच था। उस चीज ने आने वाली कॉन्स्टेलेशन की ताकत को पहचान लिया और जैसे ही रियोगा ने उसे ऊपर उठाया वो हमला सीधा घड़ी पर लगा। इससे घड़ी के चालू होने की शर्तें पूरी हो गईं और तुरंत ही रिग्रेशन शुरू हो गया जिस पर रोक लगी हुई थी।
यार बात यह है कि क्रोनोसिस पॉकेट वॉच को चालू करने के लिए प्लेयर का 9 स्टार रैंक होना जरूरी है और उसमें कॉन्स्टलेशन की ताकत भरनी पड़ती है। अरे भाई, क्योंकि रियोगा के पास अपनी कॉन्स्टलेशन की ताकत नहीं थी तो उसने सोचा कि वो दिमित्री का हमला ही उधार ले लेगा। दिमित्री डर के मारे देखता रह गया और रियोगा से पूछा कि उसने ये क्या कर दिया। रियोगा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि जिस ओडिन की ताकत पर उसे इतना घमंड है वही ताकत वो अब खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रियोगा ने उसे उंगली दिखाई और बोला कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो दिमित्री और उन 7 बड़े खानदानों को मिटा देगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी मैदान पर गिरी और सब कुछ दिखना बंद हो गया। कुछ देर बाद रियोगा अपने कमरे में जागा और उसको एहसास हुआ कि वो उसी पुराने घर में है जहां वो सालों पहले रहता था। रियोगा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि दिमित्री ने इतनी घटिया वजह से उसे मारने की कोशिश की और अब वो बदला लेने के लिए जरा भी इंतजार नहीं कर सकता। देखो यार, वो आर्टिफैक्ट अब टूट गया है क्योंकि एक ही जगह पर 2 एक जैसी चीजें नहीं रह सकती और अब इस मोड़ से वक्त को फिर से पीछे नहीं ले जाया जा सकता। रियोगा बस इस बात से खुश है कि बिना किसी कॉन्स्टलेशन कॉन्ट्रैक्ट के भी वो चीज चल गई। अरे भाई, वो पूरे 23 साल पीछे आ गया है, ठीक उस वक्त के बाद जब उसने अपना अनाथाश्रम छोड़ा था। और कमाल की बात तो ये है कि ये बिल्कुल वही दिन था जब पूरी दुनिया के सामने सिस्टम पहली बार आया था। पहले की तरह सिस्टम रियोगा के सामने आता है और उसको अपने हिसाब से एक क्लास चुनने को बोलता है और कहता है कि वो अपनी अंदर की शक्ति और हुनर का ध्यान रखे। कसम से उसकी जो शक्ति है उसका नाम क्लियर माइंड है, जो हर तरह के दिमागी हमलों से बचने की बहुत बड़ी ताकत देता है। देखो, रियोगा की क्लास की बात करें तो उसके पास मार्शल आर्टिस्ट, मेज या प्रीस्ट बनने के आम रास्ते थे। रियोगा को इससे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानता था कि शुरुआती लेवल पर सिर्फ ऐसी ही आम क्लास मिलती हैं। पहले जब सब शुरू हुआ था तब उसने मेज चुना था, लेकिन इस बार वो फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इस बार रियोगा ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनेगा और आखिर तक जिंदा रहेगा। उसने ये भी सोचा है कि 9 स्टार हंटर बनकर उसने जो जबरदस्त जानकारी पाई थी उसका वो पूरा फायदा उठाएगा। रियोगा तुरंत नात्सुहाबारा हंटर मार्केट पहुंच गया जहां एक आदमी उसको कुछ सामान दिखा रहा था। तभी रियोगा ने उसकी बात बीच में काटकर कहा कि उसको रिंग ऑफ डार्क ग्लूम चाहिए। अरे भाई, ये सुनकर वो आदमी एकदम हैरान रह गया क्योंकि सबको पता था कि उस अंगूठी पर बुरा साया है। लेकिन रियोगा उसको यकीन दिलाता है कि उसको सारे खतरों के बारे में पता है और वो बस ये जानना चाहता है कि उस चीज की कीमत कितनी है। देखो, वहां के बंदे ने उसको चेतावनी दी कि अगर वो अब भी जिद कर रहा है तो खरीदने के बाद किसी भी नुकसान के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। रियोगा समझ गया कि वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। कोई भी होश वाला इंसान एक ऐसी अंगूठी के लिए 2 मिलियन नहीं देगा जो हर तरह का डीबफ दे दे। कसम से बस ये अंगूठी खरीदने में ही उसकी जिंदगी भर की आधी कमाई खत्म हो गई। अंगूठी पहनने से पहले सिस्टम ने उसको चेतावनी दी कि इसे पहनने से पहनने वाला दिमागी श्राप में पूरी तरह डूब जाएगा। यार, किसी को नहीं पता, लेकिन उस अंगूठी में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। जो भी उस अंगूठी के श्राप को हरा देगा उसको नेक्रोमैंसी का पुराना ज्ञान और ताकत मिल जाएगी। अरे भाई, जैसे ही रियोगा ने रिंग पहनी वो एकदम अंधेरी जगह पहुंच गया। वहां उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जो श्राप उसे खत्म करना था वो दिमित्री की शक्ल में सामने आ गया। दिमित्री अकड़कर बोलने लगा कि रियोगा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसके पास किसी कॉन्स्टलेशन की ताकत नहीं है। वो बोलता है कि बिना किसी भगवान की कृपा के उसको चोट पहुंचाना नामुमकिन है। दिमित्री उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रियोगा तो एक ऐसा नेक्रोमैंसर है जिसे सबने ठुकरा दिया है। उसने कहा कि भले ही रियोगा पुराने वक्त में वापस आ गया हो, लेकिन यहाँ तो वो उसे कभी हरा ही नहीं पाएगा। फिर उसने अपनी उंगली से एक जानलेवा हमला सीधा रियोगा पर किया, लेकिन देखो, रियोगा ने बस अपनी क्लियर माइंड वाली तरकीब चलाई और उसके दिमागी हमले को पूरी तरह रोक दिया। इस तरह रियोगा ने बड़े आराम से रिंग ऑफ डार्क ग्लूम की इस परीक्षा को पार कर लिया और रियोगा ने अंगूठी के अंदर बसी सोई हुई नेक्रोमैंसी ताकत को कामयाबी से जगा लिया। यार, पता चला कि अंगूठी के इस शाप को तोड़ने का एक ही रास्ता था, इससे लड़ना नहीं बल्कि इसे झेलना। और क्योंकि रियोगा को यह राज पहले से पता था, वो इस दौर का सबसे पहला नेक्रोमैंसर बन पाया। देखो, वो बिना किसी कॉन्स्टलेशन की मदद के उन 7 बड़े खानदानों के सामने नहीं टिक सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद एक कॉन्स्टलेशन बनाएगा जो उसको चुन सके, और यही नेक्रोमैंसर का रास्ता है। क्योंकि उसने वो छुपा हुआ ट्रायल पूरा कर लिया था तो रायोगा के पास अब एक और खास क्लास चुनने का मौका आ गया, नेक्रोमैंसर क्लास। ये एक ऐसी क्लास है जो लाशों और आत्माओं का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ताकत देती है। पहली क्लास होने के नाते उसको गाइड ऑफ डेथ की खूबी भी मिली। यार, ये तो एकदम जबरदस्त ट्रेट है जो जादुई ताकत का खर्चा 20% कम कर देता है जब भी भूत प्रेत बुलाने वाली शक्ति इस्तेमाल करनी हो। रायोगा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने देखा कि अभी उसके पास बस 2 ही स्किल हैं, रेज द अनडेड और बोन कंट्रोल, और दोनों ही ई रैंक के हैं।
देखो, इस रेज दी अनडेड से वो किसी भी लाश को बिना रूह वाला गुलाम बना सकता है, और वहीं बोन कंट्रोल से वो हड्डियों में अपनी शक्ति भरकर उन्हें अपनी मर्जी से चला सकता है। कसम से, क्योंकि वो वक्त में पीछे चला गया था, इसलिए उसका हंटर रैंक भी बिल्कुल शुरुआत पर पहुंच गया। और भले ही उस अंगूठी की सारी जानकारी अब उसके दिमाग में है, लेकिन वो अभी बड़े लेवल वाली स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। यार देखो, रायोगा को अब समझ आ गया कि वो भी सिस्टम के लेवल और स्टार रैंक के नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। आंख बंद करके सिस्टम की बात मानने से वो 7वें स्टार तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन 9वें स्टार तक पहुंचना, जो कि सबसे ऊपर की जगह है, वहां आम तरीके से नहीं जाया जा सकता। रायोगा को एहसास हुआ कि सिर्फ जल्दी नेक्रोमैंसर बनना काफी नहीं है। अगर उसको सच में दिमित्री को हराना है तो उसको एक गार्डियन स्टार की जरूरत पड़ेगी। ये गार्डियन स्टार एक खास कॉन्स्टिलेशन होता है जो हंटर को सीधी ताकत और सुरक्षा देता है। फिर तुरंत रायोगा अपना सामान बांधता है और सीधा टेम्पल ऑफ क्रोनोस की तरफ निकल जाता है। क्रोनोस एक बहुत पुराना कॉन्स्टिलेशन है जिसकी चमक जियूस और ओलिम्पियन देवताओं से हारने के बाद खत्म हो गई थी। देखो, रायोगा उस टूटे फूटे मंदिर में पहुंचा और उसने अपनी वो टूटी हुई पॉकेट वॉच निकाली और उस पुराने पत्थर पर जोर से दे मारी। उसी वक्त सब कुछ बदल गया और रायोगा ने खुद को टाइटन्स के राजा क्रोनोस के सामने पाया। क्रोनोस ने बड़े गुस्से में पूछा कि कौन मामूली इंसान उसकी हमेशा की शांति खराब करने आया है, लेकिन रायोगा ने बड़े आराम से उस देवता को सलाम किया। क्रोनोस रायोगा के थोड़ा पास आया और उसने देखा कि उसने अभी भी वो टूटी हुई चीज अपने हाथों में पकड़ी हुई है। उसने तुरंत पूछा कि क्या रायोगा ने ही वक्त को पीछे घुमा दिया था, और रायोगा ने हाँ बोल दिया। यार, क्रोनोस को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि किसी इंसान के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि रियोगा ने उसे जगाया क्यों। देखो, क्रोनोस पोसाइडन का बाप है। ये वही है जिसने अपने ही बच्चों को निगल लिया था जब उसने सुना कि टाइटन्स का बुरा वक्त आने वाला है। लेकिन ओलिम्पस ने उससे सब कुछ छीन लिया और उसे ऐसी जगह छोड़ दिया जहां सब उसे भूल जाए। रियोगा को पूरा भरोसा है कि क्रोनोस के दिल में अभी भी ओलिम्पस के लिए बहुत गुस्सा भरा है। जब रियोगा ने क्रोनोस की बात का जवाब दिया तो उसने सीधा पूछा, क्या तुम्हें बदला लेना है? क्रोनोस हैरान रह गया और उसने पूछा कि रियोगा के दिमाग में चल क्या रहा है। रियोगा ने कहा कि अगर वो उसका गार्डियन स्टार बनने के लिए मान जाए तो वो अपना बदला ले पाएगा। ये सुनकर क्रोनोस को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा कि क्या एक मामूली इंसान भगवानों के बदले के बीच में आ सकता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे जैसा कोई पूरे ओलिम्पस को गिरा सकता है। क्रोनोस ने गुस्से में अपना बड़ा सा हाथ रियोगा की तरफ बढ़ाया, लेकिन रियोगा ने तुरंत सच बोलकर सब साफ कर दिया। उसने बताया कि पिछली जिंदगी में वो बिना किसी कॉन्स्टिलेशन की मदद के 9 स्टार रैंक तक पहुंच गया था, और उसने ये भी कहा कि ज़्यूस भी उन देवताओं में से एक है जिससे वो बदला लेना चाहता है। देखो, रियोगा सिर्फ रोमनोव्स को नहीं बल्कि 7 ग्रेट फैमिलीज को खत्म करना चाहता है। रियोगा ने क्रोनोस से कहा कि अगर वो धरती पर इन ग्रेट फैमिलीज को हरा देते हैं तो ओलिम्पस इस दुनिया से अपना कब्जा खो देगा। कसम से, यही क्रोनोस के बड़े बदले की असली शुरुआत होगी। क्रोनोस ने रियोगा से कहा कि तू बदले की बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, लेकिन जो तू कह रहा है वो असली काम के सामने बस एक छोटा सा मकसद है। क्रोनोस उससे कहता है कि भले ही वो इतना ताकतवर हो कि घड़ी चालू कर सके, लेकिन कॉन्स्टिलेशंस का चुना हुआ कोई भी इंसान नेक्रोमैंसर के अंधेरे रास्ते पर नहीं चल सकता। क्रोनोस रियोगा को साफ साफ बता देता है कि वो ऐसी किसी चीज के साथ नहीं जुड़ सकता जो कुदरत के नियम के खिलाफ हो, क्योंकि उनका असली स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रियोगा मान जाता है कि शायद वक्त के देवता के लिए ये बात सही हो, लेकिन फसल के देवता के लिए ये मामला बिल्कुल अलग है। देखो, ये कॉन्स्टिलेशन सिर्फ ताकत देखकर समझौता नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि किसी का जन्म और उसका असली स्वभाव उनसे कितना मिलता है। असल में क्रोनोस फसल और वक्त दोनों का देवता है, और यार ये हंसिया हमेशा से फसल का निशान रहा है, जो कि मौत का भी निशान होता है। देखो, फसल की कटाई और मौत दोनों ही ऐसे चक्कर हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। मौत के बाद फिर से जन्म होता है। इसका मतलब ये दोनों ही वक्त के सीधे रास्ते को नहीं मानते। ये सब सुनकर क्रोनोस को इतना गुस्सा आया कि वो रायोगा पर चिल्ला उठा। वो कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक राजा को आम मौत से जोड़ दिया। क्रोनोस ने रायोगा को कहा कि अपनी हद में रहे, लेकिन रायोगा ने उसे साफ बोल दिया कि एक बार के लिए अपना ये देवताओं वाला घमंड थोड़ा दूर रखो। रायोगा ने उससे सीधा पूछा कि क्या तुम बिना ताकत और बिना किसी नाम के हमेशा के लिए ऐसे ही जीना चाहते हो? उसने कहा कि अगर तुम्हें हमेशा ओलिम्पस के नीचे दबे रहना है तो तुम खुशी से एक जिद्दी बूढ़े बनकर रह सकते हो। रायोगा ने कहा कि वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने सोचा था कि क्रोनोस बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी असलियत ही क्यों ना बदलनी पड़े। यार, रायोगा क्रोनोस को अपने साथ मिलने को कह रहा है ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत वापस ले सके और ओलिम्पस को मिट्टी में मिला दे। रायोगा दिल ही दिल में जानता है कि उसके जीतने का अकेला रास्ता क्रोनोस ही है, और वो इस बड़े मौके को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता।
फिर क्रोनोस मुस्कुराकर कहता है कि वो अपना बदला नहीं भूला है, लेकिन इस इंसान को ये साबित करना होगा कि वो इसका जरिया बन सकता है। वो रायोगा से पूछता है कि क्या वो जानता है कि अपनी अच्छाई को बदलकर एक नेक्रोमैंसर से जुड़ने में कितना भयानक दर्द होगा, लेकिन वो उसे ये दर्द सहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि अगर ये इंसान इस सब के बाद जिंदा बच गया तो वो उसका गार्डियन स्टार बन जाएगा। रायोगा हैरान रह गया कि क्रोनोस फैसला लेने में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। अरे भाई, इससे पहले कि रायोगा खुद को तैयार कर पाता, क्रोनोस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ताकि वो उसको अपना सेंट बना सके। रायोगा हैरान था कि सेंट का क्या मतलब है, क्योंकि वो तो एक पवित्र पदवी है। लेकिन इससे पहले कि वो इस अजीब बात के बारे में सोच पाता, क्रोनोस की भारी शक्ति सीधा उसके अंदर भरने लगी। देखो, एक सेंट को शक्ति एक कॉन्स्टेलेशन के खास आदमी के तौर पर मिलती है, और क्योंकि उसके पास पहले से ही एक नेक्रोमैंसर की काली ताकत थी, रायोगा को एहसास हुआ कि दोनों उल्टे रास्ते की शक्तियां उसकी रूह के अंदर बुरी तरह लड़ रही हैं। यार, रायोगा इस अंदरूनी जंग की वजह से बहुत दर्द में था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो अभी बेहोश हुआ तो गार्डियन स्टार पाने का अकेला मौका हाथ से निकल जाएगा। रायोगा घुटनों पर गिर गया, लेकिन उसने हार मानने से साफ मना कर दिया, क्योंकि बदला लेने के लिए उसको ये सब सहना ही पड़ेगा। अरे भाई, थोड़ी देर बाद रियोगा जापान वापस आया और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, क्योंकि उसने सच में क्रोनोस के साथ सौदा कर लिया था। अब क्रोनोस रियोगा था दिमाग के अंदर रहता है, और वो पुराना देवता ये देखकर हैरान है कि हजारों सालों में इंसानी दुनिया कितनी बदल गई है। रियोगा जल्दी ही परेशान हो गया, क्योंकि वो देवता बहुत ज्यादा बोलता है, और अभी ना तो क्रोनोस को कोई मानने वाला है, ना उसके पास कोई असली ताकत है, और ना ही वो बचाव कर सकता है। क्रोनोस एक कॉन्स्टेलेशन बनकर वापस तो आया है, लेकिन मौत की शक्ति की वजह से उसको एक ग्रिम रीपर जैसा शर्मनाक काम करना पड़ रहा है। रियोगा समझ गया कि अब सब कुछ उसके ऊपर है कि वो क्रोनोस की कहानी फिर से शुरू करे, ताकि उस देवता को अपनी असली ताकत वापस मिल सके। क्रोनोस ने माना कि वो बहुत जोश में है, क्योंकि बहुत वक्त बाद उसको लग रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है। वो रियोगा से कहता है कि अब वो उसका पक्का सेंट बन गया है, तो वो उसका नाम पूरी दुनिया में फैला दे। देखो, प्रीस्ट लोगों में सेंट सबसे बड़ा दर्जा होता है। कसम से रियोगा को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि क्रोनोस ने एक नेक्रोमैंसर को पवित्र प्रीस्ट बना दिया। रियोगा को एक खास ताकत भी मिली है, जिसका नाम सेंट ऑफ द व्हाइट नाइट है। अरे भाई, ये ऐसा पवित्र जादू है जो नेक्रोमैंसर की काली ताकतों को इस्तेमाल करते वक्त होने वाले सारे नुकसान को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसके साथ ही उसके पास लाइफ ड्रेन भी है, जो दुश्मन की जान खींचकर या तो शरीर को मजबूत बनाता है या फिर चोट ठीक करने के काम आता है। असल में ये एक ऐसी पवित्र शक्ति है जिसमें मौत का असर मिला हुआ है। जहां आम प्रीस्ट भगवान की दी हुई पवित्र शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, वहीं नेक्रोमैंसर्स रूहानी ताकत चलाते हैं। यार, रियोगा ने पहली बार सुना कि कोई दोनों ताकत एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। रियोगा ने क्रोनोस से कहा कि नेक्रोमैंसर के साथियों और सेंट की पवित्र शक्तियों को एक साथ चलाना तो बिल्कुल एक चीट कोड जैसा है। फिर क्रोनोस ने रियोगा से कहा कि वो सिर्फ एक गार्डियन स्टार नहीं है, जिसका मतलब था कि उसने रियोगा को यूं ही किसी आम वजह से नहीं चुना था। देखो, तब रियोगा को एहसास हुआ कि शायद ये सब सिस्टम ने शुरू से ही तय कर रखा था। क्रोनोस जोर से हंसने लगा और अजीब ढंग से कहा कि आखिर वो कभी गॉड किंग जो था। रियोगा मुस्कुराया और बोला कि वो अब सीधा एंशिएंट गार्डन के गेट पर जाएगा, क्योंकि अपनी नई जबरदस्त शक्तियों को परखने के लिए वो सबसे सही जगह है। देखो, अगर गेट्स की बात करें तो ये दूसरी दुनिया के दरवाजे हैं। इन्हें फ्लो कहा जाता है, जो बॉस और कोर के हारते ही खत्म हो जाते हैं। एक फिक्स्ड वाला गेट भी होता है जो हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहता है। एंशिएंट गार्डन भी एक फिक्स्ड गेट ही है। इसके लिए 1 स्टार होना जरूरी है, और ये एक दरमियानी साइज का गेट है। क्योंकि एंशिएंट गार्डन फिक्स्ड है और यहाँ सिर्फ 1 स्टार वाले ही जा सकते हैं, इसलिए नए हंटर्स के लिए यहाँ काम सीखना आसान होता है। गेट के पास पहुंचकर रियोगा ने देखा कि बाकी नए हंटर्स परेशानी में पार्टी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, वो खुद भी पहले बिल्कुल यही करता था, लेकिन उसे कभी कोई सही या भरोसेमंद टीम नहीं मिली। अचानक रियोगा के पास एक अनजान टोली आई और पूछने लगी कि क्या वो उनके साथ जुड़ना चाहता है। रियोगा ने साफ मना कर दिया और बोला कि वो अकेले ही जाना चाहता है। सबके सामने मना सुनकर वो बंदा शर्मिंदा हो गया और पूछने लगा कि क्या वो सच में अकेले संभाल लेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल नया हंटर लग रहा था। उसके साथियों ने कहा कि इसकी फिक्र मत करो, और मजाक उड़ाते हुए बोले कि वो पागल है जिसने इतना अच्छा मौका ठुकरा दिया। देखो, रियोगा तो अकेले रहकर बहुत खुश था, क्योंकि वो अपनी नई खास ताकत किसी के देखे बिना आजमाना चाहता था। एंशिएंट गार्डन के अंदर जाते ही रियोगा ने देखा कि वहां कुछ ज्यादा ही खामोशी है।
कसम से उसे अपने तजुर्बे से पता था कि ऐसी जगह पर अक्सर तुरंत ही कोई चीज सामने कूद पड़ती है। अरे भाई, अभी उसने ये सोचा भी नहीं था कि पीछे से एक जंगली गॉब्लिन ने उस पर हमला कर दिया। रियोगा बड़ी आसानी से उसके बेकार वार से बच गया और अब वो शैतान बिल्कुल निशाने पर था। रियोगा ने बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसका मजाक उड़ाते हुए शुक्रिया किया कि वो सबसे पहले मरने के लिए खुद चलकर आया। देखो, रियोगा ने अपनी व्हाइट नाइट वाली ताकत शुरू की, जिससे उसकी रूहानी ताकत सीधा पाक ताकत में बदल गई। साथ ही उसने लाइफ ड्रेन का इस्तेमाल किया ताकि उस गॉब्लिन की सारी जान खींच सके। वो गॉब्लिन डर के मारे चिल्लाने लगा जब उसके शरीर से जान निकलने लगी और रियोगा को एहसास हुआ कि पाक और रूहानी ताकत का एक साथ इस्तेमाल करना काफी एक जैसा लगता है। कुछ ही देर में रियोगा ने उस शैतान की सारी जान सोख ली और उसकी सूखी हुई लाश को जमीन पर फेंक दिया। तभी रियोगा को एहसास हुआ कि उसके बेस स्टैट्स सच में बढ़ गए हैं। देखो यार, वो एकदम हैरान रह गया कि शैतानों को निचोड़ने से उसके अपने स्टैट्स हमेशा के लिए बढ़ रहे हैं। उसने फटाफट हिसाब लगाया और उसे समझ आया कि सिर्फ 25 गॉब्लिन्स को मारकर ही उसके स्टैट्स एक पूरे लेवल जितने बढ़ जाएंगे। हमेशा की तरह क्रोनोस वहां आ गया और रियोगा से पूछा कि क्या उसे अपनी ये जबरदस्त नई ताकत पसंद आई। रियोगा को भी मानना पड़ा कि ये वाकई में कमाल की बात है। अब उसके सामने एक गॉब्लिन की नई लाश पड़ी थी, तो रियोगा ने अपनी मुर्दों को उठाने वाली पुरानी ताकत आजमाने का फैसला किया। उसने वही अपना पुराना मंत्र बोला और बिना किसी दिक्कत के वो मरा हुआ गॉब्लिन तुरंत खड़ा हो गया। उसे बताया गया कि क्योंकि ज़ॉम्बी का कंप्लीशन लेवल काफी ऊंचा है, इसीलिए गॉब्लिन के स्टैट्स पूरे 97.2% तक बढ़ गए हैं। अरे भाई, उस गॉब्लिन को 1 स्टार मिला है और रियोगा को समझ आता है कि वो एंशिएंट गार्डन में कम से कम एक आम इंसान जितना काम कर सकता है। तभी दूर से 3 जिंदा गॉब्लिन दिखते हैं और रियोगा उन्हें सबसे पहले आजमाने का फैसला करता है। वो अपने ज़ॉम्बी गॉब्लिन को उन तीनों पर छोड़ देता है, जो एक जिंदा गॉब्लिन को पकड़ लेता है। वो उससे बेरहमी से जमीन पर पटक कर उसकी गर्दन पर जोर से काट लेता है। दूसरे जिंदा गॉब्लिन में से एक ज़ॉम्बी गॉब्लिन की पीठ पर वार करता है, लेकिन उन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। यार, रियोगा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उनका साथी अब मुर्दा है और वो नहीं मरेगा, चाहे तुम उसके सबसे जरूरी हिस्सों पर ही क्यों ना मारो। फिर रियोगा तुरंत एक गॉब्लिन को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी पूरी जान निकाल लेता है। फिर रियोगा ने उस मरे हुए गॉब्लिन पर अपना लाइफ ड्रेन स्किल चलाकर देखा, जिसे उसके अनडेड गॉब्लिन ने अभी मारा था। और भाई, हैरानी की बात यह थी कि ये मरे हुए शरीरों पर भी काम कर रहा था। रियोगा ये देखकर मुस्कुराने लगा क्योंकि उसको एहसास हुआ कि इस स्किल की ताकत बहुत ज्यादा है। अब रियोगा ने अपनी रफ्तार बहुत बढ़ा दी थी। यार, नेक्रोमैंसर्स के बीच एक बात मशहूर है कि अगर तुमने पहले दुश्मन को हरा दिया तो समझो आधा काम हो गया। मतलब वो पहला अनडेड सेवक बनाना ही सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा मना खर्च करने वाला काम होता है। और एक बार वो बड़ी रुकावट पार हो गई तो डंजन में सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। कसम से देखते ही देखते रियोगा की बढ़ती हुई फौज में 4 वफादार अनडेड गॉब्लिन्स आ गए। अरे भाई, वो उन्हें बाग में मिलने वाले हर गॉब्लिन पर छोड़ देता है। उनके बीच एक खतरनाक और एक तरफा लड़ाई शुरू हो जाती है। एक मामूली गॉब्लिन ने अपना चाकू एक अनडेड गॉब्लिन के शरीर में घुसा दिया, लेकिन फिर वो डर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इससे वो रुका ही नहीं। देखो, क्रोनोस को ये घटिया तरीके की लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने रियोगा से पूछा कि क्या वो कभी थोड़ी इज्जत के साथ लड़ना सीखेगा, लेकिन रियोगा ने उस घमंडी भगवान से कह दिया कि इसकी आदत डाल लो, क्योंकि एक असली नेक्रोमैंसर ऐसे ही लड़ता है। कुछ ही देर बाद रियोगा को पता चला कि उसके लेवल के हिसाब से अब उसकी हद पूरी हो गई है और वो बस 20 नौकर ही रख सकता है। देखो यार, जब लड़ाई चल रही थी तो 3 होशियार गॉब्लिन्स ने सोचा कि इन ना मरने वाले शैतानों से लड़ने से अच्छा है कि यहां से भाग निकलो। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक आग वाला तीर आया और उन आम गॉब्लिन्स को तुरंत ढेर कर दिया। रियोगा ने तुरंत अपने मरे हुए गॉब्लिन्स को रुकने का हुक्म दिया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि जो भी वहां छुपा है वो अभी के अभी बाहर आ जाए। वही 3 लोग बाहर आए जो पहले उसके पास टीम बनाने की कोशिश कर रहे थे और रियोगा को तुरंत एहसास हुआ कि वो उन्हें पुराने वक्त से जानता है। पता चला कि उन्हें ट्विन शैडो हंटर्स कहते हैं और जैसे ही रियोगा को उनकी पुरानी बातें याद आईं, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया और उसका चेहरा सख्त हो गया। कसम से पिछली जिंदगी में उन्हें रियोगा को खत्म करने के लिए ही भेजा गया था। देखो, ट्विन शैडो हंटर्स यूमा और यूका रेंडो जुड़वा भाई बहन हंटर्स के तौर पर बहुत मशहूर थे। रियोगा को याद है कि पहले उनसे निपटना बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल ताकतवर नहीं लग रहे। रियोगा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो अभी सिर्फ 1 स्टार हंटर्स ही हैं, लेकिन उसको पता है कि पहले सिर्फ 2 ही लोग थे। ये जो तीसरा बंदा है वो इस बार नया लग रहा है। क्रोनोस ने रियोगा को समझाया कि आगे के दुश्मनों को वक्त से पहले खत्म करना सही तरीका है, मगर रियोगा को ये बात सही नहीं लगी क्योंकि उसको मालूम था कि पुराने वक्त में जुड़वा भाई बहन ने सिर्फ अपना काम किया था और उनको मारने की सुपाली ली थी। उनकी कोई आपस की दुश्मनी नहीं थी। फिर यूमा ने रियोगा से पूछा कि क्या वही इन ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को चला रहा है।
अरे भाई, रियोगा उनकी हैरानी और उलझन को अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि इस जमाने में नेक्रोमांसर क्लास के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। रियोगा ने बस उन्हें ये बताया कि ये उसकी समनिंग की ताकत है। देखो, रियोगा को लग रहा था कि उसको अपना सामान उठाने के लिए वैसे भी कुछ लोग चाहिए थे, तो ये लोग उस काम के लिए एकदम सही बैठे। साथ ही उसको पूरा यकीन था कि उनके हंटर बनने की असली वजह सिर्फ पैसा ही है। फिर रियोगा ने उनसे सीधा पूछ लिया कि क्या वो उसके साथ काम करेंगे। यार, यूमा तो इस अचानक मिले मौके से एकदम हैरान हो गया। रियोगा ने उससे कहा कि वो मैजिक स्टोन इकट्ठा करने का सारा काम उनकी पार्टी पर छोड़ देगा, लेकिन कमाई का 80% हिस्सा रियोगा का होगा। देखो, वो बताता है कि वो अकेले ही सारे दुश्मनों को हरा देगा ताकि ये तीनों बड़े आराम से पैसे कमा सके। ये बात सुनने के बाद यूमा और उसके दोस्त पीछे मुड़े ताकि वो आपस में बात कर सके, क्योंकि उन्हें इस बात पर थोड़ा शक था। यूका ने यूमा से कहा कि रियोगा पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, और तीसरे बंदे ने भी उसकी बात मानी, क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना था जो ज़ॉम्बी बुलाता हो। काफी देर तक गहरी बातें हुई, जो रियोगा के लिए सदियों जैसा वक्त था। फिर यूमा आखिर में उसकी तरफ मुड़ा। उसने रियोगा से कहा कि वो ये काम करेंगे और उन्हें ये बात मंजूर है, लेकिन यार, उसने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए एक नई शर्त रखी कि पैसे आधे आधे बटेंगे। रियोगा ने सीधे बोल दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा 70 और 30 का बंटवारा ही कर सकता है, और अगर उन्हें ये आखिरी बात पसंद नहीं तो वो अभी गेट से बाहर जा सकते हैं। यूमा को एहसास हुआ कि उसके पास आखिरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो तीसरा बंदा हिबारा यूमा को उसके इस जल्दबाजी वाले फैसले से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूमा उसे डरपोक बनना बंद करने को कहता है और बताता है कि रियोगा चाहता तो उन्हें यहीं बड़ी आसानी से मार देता। यार, यूमा देख सकता है कि रियोगा को खुद पर कितना ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो बिना किसी हथियार या कवच के ही गेट के अंदर चला गया। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो इस ओपी एनॉमली के पीछे चले तो वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। देखो, थोड़ी ही देर में तीनों पूरी तरह थक गए, क्योंकि उन्होंने माना स्टोन्स इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की, क्योंकि रियोगा एक पल के लिए भी अपनी रफ्तार कम नहीं कर रहा था। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में माना स्टोन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। यार, इतना सारा लूट देखकर यूमा तो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि भले ही उसको पता था कि रियोगा कोई मामूली बंदा नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इस हद तक होगी। जब बाकी लोग थककर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, रियोगा तब भी अकेले ही गॉब्लिन्स को मारे जा रहा था। वो रुका हुआ था ताकि बाकी लोग आकर बचा हुआ माना उठा ले। यूमा ने थोड़ा डरते डरते कहा कि अब थोड़ा रुको, लेकिन रियोगा बस गॉब्लिन्स को ढेर करता गया। देखो, अब तो उन तीनों ने आपस में मान लिया कि रियोगा पक्का कोई इंसान नहीं है। कुछ देर बाद रियोगा ने अपना स्टेटस देखने का सोचा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गॉब्लिन्स खत्म कर दिए थे। कसम से, रियोगा तो एकदम हैरान रह गया जब उसको एहसास हुआ कि सिर्फ 3 घंटे के शिकार में उसके स्टैट्स पूरे 212 पॉइंट्स बढ़ गए। अरे भाई, रियोगा बहुत खुश है कि उसके पास लाइफ ट्रेन है, क्योंकि वो बड़े काम की चीज़ है और इसने उसकी ताकत को लेवल 400 के बराबर कर दिया है। फिर रियोगा ने सोचा कि अब गेट बॉस के पीछे जाने का सही वक्त है, क्योंकि उसकी काबिलियत अब काफ़ी बढ़ गई है। कुछ ही देर में वो बॉस के इलाके में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि वो बड़े घमंड से सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों तरफ खतरनाक पहरेदार खड़े हैं। गॉब्लिन किंग ने रियोगा का मजाक उड़ाया और कहा कि वो अपनी मौत के मुंह में खुद चलकर आया है, लेकिन रियोगा ने पलटकर करारा जवाब दिया कि वो एक बड़ा बेवकूफ है जो खुद को यहाँ का राजा समझ रहा है। यूमा ने डर के मारे रियोगा को पीछे बुलाया और कहा कि गॉब्लिन शामन दक्षिण का बॉस है, इसलिए उसको गुस्सा दिलाना सही नहीं होगा। यार देखो, गॉब्लिन किंग ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रियोगा को पकड़कर उसके सामने झुकने पर मजबूर करो, लेकिन उसी वक्त रियोगा ने अपनी मरी हुई गॉब्लिन्स की फौज उन पर छोड़ दी और उनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। रियोगा का एक मरा हुआ साथी दुश्मन के हाथों गिर गया, लेकिन रियोगा ने तुरंत वहीं एक दूसरे मरे हुए को जिंदा कर दिया। यूमा ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि दुश्मन की गिनती बहुत ज्यादा थी, लेकिन रियोगा हर नई लाश को फटाफट अपना वफादार साथी बना रहा था। तभी गॉब्लिन किंग खड़ा हुआ और अपनी डरावनी हड्डी वाली लाठी उठाकर कोई अजीब काला मंत्र पढ़ने लगा। इससे हर जगह वैसी ही लाठियां खड़ी हो गईं, जिसने बाकी गॉब्लिन्स के अंदर एक नई ताकत और जोश भर दिया। अरे भाई, उनकी आंखें पागलों की तरह एकदम लाल हो गईं। गॉब्लिन किंग रियोगा के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि उसका टोटेम दुश्मनों को कमजोर और उसके साथियों को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रियोगा के एक मरे हुए गॉब्लिन ने उसकी हड्डी वाली लाठी पकड़ी और उसके 2 टुकड़े कर दिए। रियोगा ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि भाई अब बोल, क्या कह रहा था अपनी उस ताकत के बारे में। फिर वो मरे हुए गॉब्लिन्स बाकी सारे टोटेम्स के पीछे पड़ गए और उन्हें एक एक करके तोड़ने लगे, ताकि गॉब्लिन किंग का पूरा प्लान बर्बाद हो जाए। देखो, अब गॉब्लिन किंग सच में डर के मारे कांपने लगा। उसने गुस्से और जलन में अपनी लाठी फिर से उठाई। उसने एक नया हाई लेवल श्राप इस्तेमाल किया, जिसे कर्स ऑफ मैडनेस कहते हैं। इससे इतनी खतरनाक और डरावनी ताकत निकली कि दूर खड़े यूमा और उसके साथी भी डर गए। यार देखो, लगता है ये कोई बहुत खतरनाक श्राप है जो गॉब्लिन्स की ताकत पूरे 50% बढ़ा देता है। राजा के हुक्म वाले गॉब्लिन्स अब दूसरों पर भारी पड़ने लगे और मरे हुए गॉब्लिन्स को तेजी से खत्म करने लगे। उनकी गिनती अब बहुत जल्दी कम हो रही है। देखते ही देखते सिर्फ 8 मरे हुए गॉब्लिन्स बचे। तब रियोगा को एहसास हुआ कि वो डंडा ही गॉब्लिन राजा की असली चाल थी शुरुआत से।
राजा फिर से रियोगा का मजाक उड़ाने लगता है। वो बताता है कि उसके हाथ में जो बोन स्टाफ है उसमें हजारों गॉब्लिन्स की नफरत भरी हुई है। अचानक रियोगा मुस्कुराया और राजा से पूछा कि क्या वो डंडा हड्डी से बना है। उसने बड़े आराम से बोला कि तूने तो मुझे एक बहुत आसान जीत दे दी है। बिना रुके रियोगा ने अपना ई रैंक बोन कंट्रोल चालू किया और उसे राजा की लाठी की तरफ मोड़ दिया। राजा ने उस हड्डी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो झटके से उसके हाथ से निकलकर सीधा रियोगा के पास चली गई। इससे उसका कर्स ऑफ मैडनेस वाला जादू तुरंत रुक गया। यार, उन गॉब्लिन्स की हालत और खराब हो गई क्योंकि उन्हें जादू का बहुत बुरा झटका लगा, जिससे उनकी ताकत एकदम से 30% कम हो गई। देखो, गॉब्लिन राजा डर के मारे कांपने लगा और रियोगा उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और बोला कि हिम्मत है तो अपना गंदा जादू फिर से चला के लिखा। राजा को अपनी लाठी वापस चाहिए थी, तो रियोगा ने उसे वापस देने का फैसला किया, लेकिन सबसे बुरे तरीके से। उसने वो लाठी किसी मौत के हथियार की तरह तेजी से उसकी तरफ फेंक दी और वो सीधा गॉब्लिन की गर्दन के पार निकल गया और वो तुरंत ही ढेर हो गया। रियोगा ने बिना वक्त गंवाए उसकी हाई लेवल ताकत सोख ली। देखो, वो हैरान रह गया कि उसको आम गॉब्लिन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टैट्स मिल रहे थे, क्योंकि वो उनका राजा था। सारा खून खत्म होने से पहले रियोगा तेजी से आगे बढ़ा और अपने किसी काम के लिए एक बॉटल में थोड़ा खून भर लिया। फिर वो यूमा और उसकी टोली की तरफ मुड़ा और बोला कि अब बाकी की साफ सफाई तुम लोग ही देख लेना। यार, यूमा और उसके दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी सारी गॉब्लिन की लाशों को संभालना पड़ेगा। कुछ देर बाद जब सब गेट से बाहर आए तो वहां खड़े बाकी हंटर्स दंग रह गए कि ये छोटी सी टोली इतने सारे माना स्टोन्स लेकर आई है। देखो, रियोगा ने उनके काम की खूब तारीफ की और बोला कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। फिर उसने पूछा कि क्या वो माना स्टोन्स बेचने के लिए नात्सु हबारा की दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन यूमा ने बोला कि इस बार वो बेचने का काम खुद संभालेंगे ताकि इतने सारे माल का सही दाम मिल सके, अगर रियोगा उन पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी उन्हें दे दे तो। अरे भाई, रियोगा उन्हें छेड़ने लगा और पूछा कि क्या वो पहले ही दिन उससे इतने भरोसे की उम्मीद कर रहे हैं। जब उसको एहसास हुआ कि उन तीनों को बुरा लग रहा था और वो थोड़े घबरा गए हैं, तो उसने झट से कहा कि वो तो बस मजाक कर रहा था। उसने माना कि अब तक वो लोग बड़े ईमानदार रहे हैं। रियोगा ने फिर पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि सारा माल बेचकर कुल कितना पैसा मिलेगा, तो यूमा बोला कि शायद सब मिलाकर पूरे 6 मिलियन तक मिल जाएंगे। रियोगा ने लूट के ढेर से गॉब्लिन किंग की बोन स्टाफ निकाली ताकि वो उसे अपने पास रख सके। यार, यूमा ने बताया कि ज्यादातर लोगों के लिए इसकी कीमत बहुत कम होगी। रियोगा ने पूछा कि ऐसा क्यों है, जबकि ये तो बॉस का हथियार था। देखो, यूमा ने समझाया कि इसको इस्तेमाल करने की बहुत कड़ी शर्तें हैं और आम लोगों के लिए इसके फायदे कुछ खास नहीं है। पता चला कि ये स्टाफ सिर्फ प्रीस्ट ही पकड़ सकते हैं और इसे लेने से बहुत ज्यादा रूहानी ताकत मिलती है, लेकिन ये लगातार पहनने वाले के दिमाग को श्राप से खराब करता रहता है। इससे ताकत तो मिलती है, मगर दिक्कत यह है कि सिर्फ प्रीस्ट ही इसे ले सकता है और कोई भी प्रीस्ट दिमाग की शांति खोना नहीं चाहता। कसम से रियोगा ने फैसला किया कि वो इसे खुद रखेगा और उसने सबसे कहा कि इसका पैसा उसके आखिरी हिस्से से काट लेना, लेकिन यूमा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने रियोगा को बताया कि उसकी मेहनत के बिना उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता, तो अब वो हिसाब ऐसे करेंगे जैसे लूट में स्टाफ का कोई जिक्र ही ना हो। यूमा ने अपने साथियों से पूछा कि क्या वो इस फैसले से राजी हैं, और उन दोनों ने हाँ कह दिया क्योंकि वो यूमा की बात की इज्जत करते थे। देखो, रियोगा को अंदर से बहुत अच्छा लगा ये वफादारी देखकर, क्योंकि इसी वजह से वो इस टीम को पसंद करता था और उन्हें अपने साथ रखना चाहता था। रियोगा खुशी खुशी वहां से चला गया और बोला कि कल फिर मिलते हैं दूसरे राउंड के लिए। अगले दिन भी सब पहले जैसा ही था, बल्कि उन जुड़वा भाइयों के लिए तो हालात और भी खराब हो गई। अरे भाई, यूमा बुरी तरह थककर जमीन पर गिर गया। वो बोला कि उसे नहीं पता कि वो पूरा दिन निकाल पाएगा या नहीं, क्योंकि उसका बैग पहले ही लूट से भर गया है। यार देखो, रियोगा अभी उन्हें इतना तंग नहीं करना चाहता था कि वो टूट जाए, तो उसने अपनी टोली से कहा कि वो सब पहले बाहर जा सकते हैं और अभी तक का सारा माल साथ ले जाए। जब वो सब बगीचे के उत्तर वाली तरफ से चले गए तो क्रोनोस ने रियोगा से पूछा कि उसने जानबूझकर सबको क्यों जाने दिया, क्योंकि उसको लगा कि रियोगा से दिमाग में कोई और ही मकसद है। रियोगा को थोड़ी हैरानी हुई कि क्रोनोस को एहसास हो गया कि उसने जानबूझकर उन्हें जल्दी भेजा। रियोगा ने बताया कि वो नहीं चाहता कि कोई भी, यहाँ तक कि उसके साथी भी, उसकी अगली चाल को देखें, और फिर वो बगीचे के उस सुनसान कोने की तरफ आगे बढ़ गया। वहां रियोगा को बहुत सारे फ्रॉगमैन मॉन्स्टर्स मिल गए। फिर उसके मरा हुआ गॉब्लिन्स और उन मेढकों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन भाई, वो फ्रॉगमैन तो गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा मजबूत निकले और उन्होंने गॉब्लिन्स की गिनती बहुत जल्दी कम कर दी। देखो, रियोगा को इस लड़ाई से ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि फ्रॉगमैन की ताकत शुरू से ही ज्यादा होती है। फिर रियोगा ने अपनी बोन स्टाफ निकाली और एक नया स्किल ऑयल शावर चालू किया। ये एक काम की चीज है जो किसी भी हथियार पर लगने से चोट का असर कम कर देती है। वो हड्डी सीधा फ्रॉगमैन के मजबूत शरीर के अंदर घुस गई और उसने गुस्से में अपने मुंह से उस पर जहर की धार फेंक दी।
यार, रोयोगा ने बड़ी होशियारी से उस खतरनाक हमले से अपना बचाव किया। फिर उसने बोन कंट्रोल का इस्तेमाल करके उस स्टाफ को एक मिसाइल की तरह छोड़ दिया। लेकिन जल्द ही रोयोगा को एहसास हुआ कि उसकी माना बहुत ज़्यादा खर्च हो रही थी, क्योंकि वो दिमाग से स्टाफ को हिला रहा था और एक ही साथ 20 अनडेड गॉब्लिन्स को भी संभाल रहा था। देखो, रोयोगा बिना रुके आगे बढ़ता रहा, मरे हुए फ्रॉगमैन को जिंदा करके अपनी फौज में मिलाता गया ताकि मरे हुए गॉब्लिन्स की जगह भर सके। यार, थोड़ी देर बाद ही सिस्टम ने रोयोगा को बताया कि वो लेवल 6 पर पहुंच गया है। रोयोगा मुस्कुराया, क्योंकि उसको भरोसा था कि इतनी तेजी से वो बहुत जल्द अपनी पुरानी ताकत वापस पालेगा। कसम से उससे दिमित्री से दोबारा लड़ने का बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था। फिर रोयोगा उस इलाके के बीच में एक पुराने खंडहर की तरफ गया, जिसके हाथ में एक धड़कता हुआ फ्रॉगमैन का दिल था। क्रोनोस ने उससे पूछा कि वो उस गंदे दिल का क्या करेगा, तो रोयोगा ने उस भगवान को बस एक पल चुप रहने को कहा, क्योंकि वो उस मुश्किल काम पर ध्यान देना चाहता था। अरे भाई, वो बताता है कि जब वो इन सब चीज़ों को मिलाएगा तो उस वक्त कुछ बहुत कमाल होने वाला है। देखो, जैसे ही वो गॉब्लिन शामन का खून एक फ्रॉगमैन के दिल पर डालता है, उस छुपी हुई तरकीब से एक अजीब और चमकती हुई जादुई रौनक निकलने लगती है। यार, रोयोगा बताता है कि इस तरीके से वो एक ऐसी छुपी हुई जगह पहुंच सकता है जिसका पता पुरानी जिंदगी में कई सालों तक किसी को नहीं चलता। फिर सिस्टम उससे कहता है कि उसने एंशिएंट गार्डन गेट का छुपा हुआ राज ढूंढ लिया है और उसे फौरन एंशिएंट ट्रायल ग्राउंड्स भेज दिया जाता है। कुछ ही पलों में रोयोगा अपने आप को एक बहुत बड़े मैदान जैसी दुनिया में पाता है और सिस्टम उसे बताता है कि वो अब पक्के तौर पर एंशिएंट ट्रायल ग्राउंड्स में पहुंच गया है। लगता है उसने ये जगह रिग्रेशन से पहले भी ढूंढ ली थी, और क्योंकि तब ये 2 स्टार रैंक वाली जगह थी तो उसका 1 स्टार वाला रूप उस वक्त अंदर नहीं जा पाया था। यार, तभी अरीना के बीच में उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण चमकती है, और उस रोशनी से एक बड़ा ही ताकतवर मॉन्स्टर धीरे धीरे निकलता है। सिस्टम उसको बताता है कि इस ट्रायल में सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है और उसको वहां उस जानवर के सामने अपनी हिम्मत और काबिलियत दिखानी होगी। कसम से वो मॉन्स्टर कोई आम नहीं, बल्कि एक ऊंचे रैंक का ड्रैगोनियन है। अब उसको इनाम के लिए बस 10 मिनट तक उसके सामने टिके रहना है। उसको मारना जरूरी नहीं है, बस जिंदा बचना है। पुराने वक्त में कॉन्स्टेलेशंस ने ही उस मशहूर ड्रैगन लीजन से ये पुराने ट्रायल ग्राउंड्स बनवाए थे। ये सब इसलिए किया गया ताकि वो सबसे काबिल इंसानी हंटर्स को चुनकर उनके साथ सौदा कर सके। देखो, जब क्रोनोस ने देखा कि रियोगा किस तरह के मॉन्स्टर से लड़ने वाला है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने बोला कि वो एक ड्रैगन रेस वाले के सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। क्रोनोस मुस्कुराकर बोला कि अब शायद नया सेंट ढूंढने का वक्त आ गया है। लेकिन यार, रियोगा को अपने दिल में पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भले ही उसका दुश्मन उस घमंडी ड्रैगन रेस से है, लेकिन इस लेवल के लिए सिस्टम ने उसे जानबूझकर कमजोर कर दिया है ताकि वो बस 1 स्टार रैंक का लगे। साथ ही साथ रियोगा को भी लग रहा है कि ये काम उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जैसे ही ड्रैगोनियन उस पर बिजली की रफ्तार से हमला करने वाला होता है, तो रियोगा बड़ी हिम्मत से उससे बोल देता है कि एक पल के लिए रुको, क्योंकि उसको अपने नए जिंदा मुर्दा फ्रॉगमैन नौकरों में आखिरी मौके पर कुछ बदलाव करने हैं। देखो, रियोगा को इस बात पर पूरा भरोसा है कि कहानियों में दुश्मन हमेशा तमीज से इंतजार करते हैं जब तक हीरो अपनी ताकत न बढ़ा ले। फिर रियोगा अपने छुपे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके फ्रॉगमैन के जहर को ही पूरी तरह बदल देता है। उसने कॉर्प्स पॉइजन को हटाकर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक प्लेग ब्लड बना दिया। कसम से इस वजह से वो सब बदलकर एक अनोखे प्लेग ज़ॉम्बीज बन गए। अरे भाई, क्रोनोस तो सच में हैरान रह गया कि ये लड़का एक छुपे हुए ट्रायल के बीच में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर रहा है। यार, रियोगा अकड़ कर बोलता है कि वापस लौटने से पहले ही वो एक 9 स्टार नेक्रोमैंसर बन चुका था, तो उसके लिए ये सब बच्चों का खेल है। देखो, उसने बड़े आराम से ड्रैगोनियन से कहा कि अब वो उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे भाई, ड्रैगोनियन एकदम से उसकी तरफ लपका, लेकिन बीच रास्ते में ही प्लेग ज़ॉम्बीज एक दीवार की तरह खड़े हो गए। कसम से वो सब उस पर पागल होकर टूट पड़े और उसके शरीर के हर हिस्से को पकड़ लिया और उसकी सख्त खाल को जोर से काटने लगे। ऐसा करके उन्होंने उसके मजबूत शरीर के अंदर सीधा जहरीला प्लेग एसिड छोड़ दिया। यार, ड्रैगोनियन ने बिना वक्त गवाए गुस्से में अपनी पूरी जान लगाकर उन गंदे प्लेग ज़ॉम्बीज को झटक कर फेंक दिया। लेकिन देखो, उन्होंने एक ही लड़ाई में उसके सिस्टम के अंदर बहुत सारा खतरनाक जहर भर दिया है। और रियोगा बताता है कि उसने असलियत में बोन कंट्रोल का इस्तेमाल किया ताकि वो उन फ्रॉगमैन की सारी ताकत को, जो पहले से ही ज़ॉम्बी बोनस की वजह से दुगनी हो गई थी, एकदम तगड़े और असरदार जहर में बदल सके। भले ही इस अदला बदली की वजह से उनकी अपनी ताकत और फुर्ती बहुत ज्यादा गिर गई है, कसम से यार, उनका जहर अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया है, बिल्कुल एक असली 9 स्टार फॉर्मूला।
तभी उस ड्रैगोनियन ने अपना पैर जोर से जमीन पर मारा। इससे एक बहुत बड़ी लहर निकली जिसने उन प्लेग ज़ॉम्बीज़ को जमीन पर पटक दिया और कुछ तो टूट भी गए। यार रियोगा हैरान है कि एक ड्रैगोनियन इतनी देर तक उस तेजाब वाले जहर को इतने अच्छे से कैसे झेल गया। अरे भाई, उसने तुरंत अपनी लाठी से बचाव का घेरा चालू कर दिया क्योंकि वो ड्रैगोनियन गुस्से में उसकी तरफ भाग रहा था। ड्रैगोनियन ने अपने भारी पंजे से जोर से हमला किया, लेकिन रियोगा के शरीर के चारों तरफ की पवित्र ढाल ने उस हमले को रोक दिया। कसम से यार, रियोगा को उस घेरे के बावजूद एहसास हो रहा था कि ड्रैगोनियन कितना ज्यादा ताकतवर है, जबकि उसकी ताकत जहर की वजह से पहले ही आधी हो चुकी थी। ड्रैगोनियन ने तुरंत एक और हमला करने की कोशिश करी और इस बार रियोगा ने बोन कंट्रोल स्किल चालू कर दी, जिसने उस राक्षस के हाथ को चीर दिया और उसका हाथ वहीं रुक गया। वो दर्द और उलझन में जोर से चिल्लाया और वहीं ढेर हो गया। तभी प्लेग ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ने के लिए फिर से कूद गए। अरे भाई देखो, वो फ्रॉगमैन उसके शरीर को काटने लगते हैं और उसके खून में बहुत सारा खतरनाक जहर भर देते हैं। हालांकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मर रहा है, फिर भी वो बहादुर ड्रैगोनियन प्लेग ज़ॉम्बीज़ के झुंड से लड़ने की कोशिश करता है और आसानी से हार नहीं मानता। रियोगा को ड्रैगन रेस के उस सदस्य की आखिरी कोशिश देखकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जानता है कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। जैसा उसने हिसाब लगाया था, ड्रैगोनियन अपने घुटनों के बल गिर जाता है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा। फिर रियोगा उसके पास जाता है और अपना बोन स्टाफ निकालता है जो उसके हाथ में गहरा घुसा हुआ था। अब ड्रैगोनियन बिल्कुल बेबस है और लड़ नहीं सकता, तो रियोगा सीधा उसके पास जाता है और लाइफ ड्रेन का इस्तेमाल करके उसकी सारी खास ताकत अपने अंदर सूखने लगता है ताकि उसकी अपनी शक्ति हमेशा के लिए बढ़ जाए। यार आखिर में रियोगा ने उस जानवर को वक्त खत्म होने से पहले ही मारकर एंशिएंट ग्राउंड्स का ट्रायल पूरा कर लिया। देखो, क्रोनोस भी सच में हैरान रह गया कि रियोगा ने सिर्फ छोटे मोटे अनडेड की भीड़ से एक असली ड्रैगोनियन को हरा दिया। फिर रियोगा ने उस शक करने वाले भगवान को याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। अरे भाई, तभी सिस्टम ने बताया कि इनाम के तौर पर उसकी रूह पर क्रेस्ट ऑफ एंड्योरेंस हमेशा के लिए छप गया है। कसम से ये बहुत ही तगड़ी चीज है जो चोट लगने पर रुकने के वक्त को 40% कम कर देती है। इससे माना मिलाने की रफ्तार 20% बढ़ जाती है और चोट लगने पर लड़खड़ाना कम हो जाता है। साथ ही ध्यान लगाना भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अरे भाई देखो, ये कॉन्स्टेलेशन की थोड़ी देर की दुआओं या जादू की शक्तियों जैसा नहीं है, बल्कि ये उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए छप गया है। ये एकदम बढ़िया ग्रेड वाला निशान है और रियोगा मुस्कुराने लगा क्योंकि उसके बिल्ड के लिए एक बहुत सही चीज मिल गई थी। साथ ही उसको वहां पड़ी ड्रैगोनियन की अनोखी लाश में भी बहुत दिलचस्पी हो रही थी और क्रोनोस ने उससे पूछा कि अब वो उस राक्षस की कीमती लाश का क्या करने वाला है। रियोगा ने पूरी लाश अपनी इन्वेंट्री में डाल दी और बोला कि वो इतनी कीमती चीज को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक ऐसा मुर्दा सेवक बनाने का सोचा है जो अभी के वक्त में किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इस मुश्किल काम को सही तरीके से करने के लिए उसको एल्केमी के औजार और एक माहिर बंदे की जरूरत पड़ेगी। और वो सोच रहा है कि क्या उस मशहूर एल्केमी वाले बंदे ने इस वक्त तक अपनी वर्कशॉप खोल ली होगी। डंजन के दरवाजे से बाहर निकलने और पोर्टर्स से अपना सोना लेने के बाद वो सीधा साइटामा प्रीफेक्चर की तरफ निकल गया अपने बंदे को ढूंढने। और वो थोड़ा हैरान हुआ कि वो मकान बिल्कुल नहीं बदला था। वक्त में पीछे आने से पहले भी वो सब कुछ ऐसा ही था। अरे भाई, जैसे ही वो उस पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुंचा, अंदर एक बहुत जोर का धमाका हुआ और हर जगह धुआं ही धुआं हो गया। लेकिन रियोगा को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसको पहले से एहसास था कि वो किस तरह के बंदे से मिलने आया है। फिर उस बंदे ने धुआं बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोला। वो देखने में एकदम पागल जैसा लग रहा था। अरे भाई, रियोगा उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। देखो, असल में ये वही एल्केमिस्ट है जिसने दुनिया में सबसे पहले बहुत सारे पोशंस बनाने का नया तरीका निकाला था, जिससे पूरा खेल ही बदल गया। उसने जापान के सबसे बड़े एल्केमिस्ट के रूप में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया था। उसका नाम शिंतानी रेना है और आने वाली पीढ़ियां उसे ग्रेट एल्केमिस्ट के नाम से जानती हैं। रोगा उस हैरान और धुएं से भरे आदमी के पास सीधा जाता है और बड़े आराम से अपना नाम बताता है। वो बहुत तमीज से पूछता है कि क्या उसके पास काम की बात करने के लिए थोड़ा वक्त है। रीना ने जवाब दिया कि वैसे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है कि रोगा कौन है, क्योंकि वो अभी उसकी लेबोरेटरी और उसके घर के बिल्कुल सामने खड़ा है। देखो, रोगा ने उससे कहा कि वो यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि उसे उसका एल्केमी का सामान इस्तेमाल करना है। रीना को ये अजीब मांग सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके मन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट हुई। रोगा ने उससे कहा कि इतना परेशान मत हो, क्योंकि वो सामान हमेशा के लिए नहीं ले रहा, बस थोड़ी देर के लिए मांग रहा है और इससे दोनों का ही फायदा होगा। रोगा ने एक इशारा देते हुए लीना को बताया कि वो अभी मिड ग्रेड हेल्थ पोशंस को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। रीना ये बात सुनकर दंग रह गया और उसने रोगा से पूछा कि उसको इस राज के बारे में कैसे पता चला। रोगा बिना कुछ बोले उस हैरान आदमी के आगे से निकल गया और बिना पूछे उसकी लैब के अंदर चला गया। उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो उस दवाई को सही कर सके जो अभी ठीक से बनी नहीं है।
कुछ ही देर में रोगा ने आने वाले वक्त की जानकारी से अपना वादा तुरंत पूरा कर दिया और रीना एल्केमी का ये कमाल देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। रोगा समझ रहा था कि रीना इतना क्यों चौंक रहा है, क्योंकि रीना अभी नया था। देखो, ये इसीलिए था क्योंकि रीना ने ये नया नुस्खा पिछली जिंदगी में काफी सालों बाद ढूंढा था। रोगा ने फिर बोला कि चलो इस सही किए हुए पोषण को आजमा कर देखते हैं, और उसने एक ब्लेड से अपने ही हाथ पर जख्म कर लिया। फिर रोगा ने वो पोषण चोट पर डाला और कसम से रीना तो दंग रह गया, क्योंकि वो जख्म तुरंत ऐसे भर गया जैसे वहां पहले कुछ था ही नहीं। रीना इसकी खूबी देखकर हैरान था और तुरंत बचा हुआ पोषण रोगा से लेने लगा ताकि उसे ढंग से परख सके। लेकिन रोगा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि वो एल्केमिस्ट राज जानने के लिए कितना तड़प रहा था, तो रोगा ने उससे सीधा पूछा कि क्या तुम ये खुफिया फॉर्मूला जानना चाहते हो। रीना ने मान लिया कि वो ये जानने के लिए मरा जा रहा है, तो रोगा ने बोला कि अगर आज ये फॉर्मूला चाहिए तो तुम्हें थोड़े वक्त के लिए मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। रोगा ने उसको यकीन दिलाया कि अगर वो सिर्फ उसके साथ ही काम करेगा तो वो उसे ये पोषण और आगे की बहुत सारी कीमती चीजें बनाना सिखाएगा। लेकिन उसने साफ बोल दिया कि कमाई के पैसे 60 और 40 के हिसाब से बटेंगे और ज्यादा हिस्सा रियोगा का ही होगा। देखो, रियोगा को अंदर से पता था कि इतने बड़े फायदे की बात कोई भी सच्चा रिसर्चर मना नहीं कर पाएगा। जैसे ही दोनों के बीच ये बात पक्की हो गई, यार रियोगा ने लैब के बिल्कुल बीच में ड्रैगोनियन की वो भारी भरकम लाश निकाल कर रख दी और रीना ने उससे पूछा कि ये इतना खौफनाक जीव कौन सा है। उसने बस इतना जवाब दिया कि वो एक नेक्रोमैंसर है और वो इस ड्रैगोनियन के शरीर को एक खास और जबरदस्त अनडेड लाश में बदलने की तैयारी कर रहा है। रियोगा को एहसास हुआ कि रीना इस अनोखे तरीके को जानने के लिए बहुत बेताब है, क्योंकि वो खुद इस काम का माहिर है। तो उसने कहा कि रीना आकर उसकी थोड़ी मदद करे ताकि काम जल्दी हो जाए। पहले तो रीना ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अभी तक वकीलों के बीच कोई पक्का सौदा साइन नहीं हुआ था। उसने कहा कि मुफ्त में मदद करने का कोई मतलब नहीं बनता। रीना ने रियोगा को बताया कि वो बस उसको ये जगह इस्तेमाल करने दे रहा है जब तक वो इस पूरे सौदे के बारे में अच्छे से सोच नहीं लेता। देखो, क्रोनोस को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी ताकत मिलने के बाद भी रीना इतना डर डर के और सावधानी से काम ले रहा है। और रियोगा उस देवता को बताता है कि उसकी बात बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि उसके साथ बीते हुए वक्त में जो हुआ वो बहुत बुरा था। देखो, उसने देश की सबसे बड़ी कंपनी डा कॉर्पोरेशन के लिए खोज करते वक्त बहुत ही बढ़िया काम किया था, लेकिन उसके मालिक ने, जो एक ताकतवर हंटर था, सारा नाम खुद ही ले लिया। आखिर में उसे बिना किसी पैसे या नाम के जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया गया और इसी धोखे की वजह से वो अब किसी पर भरोसा नहीं करता जो उसे बराबरी का साथी बनाने की बात करे। क्रोनोस को इंसानों के लालच की ये पुरानी कहानी सुनकर सच में बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि इंसानों की दुनिया में धोखे और बेकार की जिद के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन रियोगा उसे याद दिलाता है कि वो और बाकी ग्रीक देवता भी इस मामले में कुछ अलग नहीं है। फिर रियोगा ने रीना को दोबारा बुलाया। उसने कहा कि मुझे सब पता है कि तुम साइन करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने काम के हो। देखो, उसने कहा कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी थोड़ी मदद करो, ताकि तुम खुद देख सको कि तुम्हें आने वाले वक्त की कितनी समझ है। रीना ना चाहते हुए भी मान गया, क्योंकि उसको लगा कि ये जांच परख के लिए जरूरी है। फिर रियोगा ने उसको एक औजार पकड़ाया और बताया कि कितने फ्रैंक स्टोन्स पिघलाने हैं और उस घोल का सही हिसाब क्या रखना है। देखते ही देखते रीना ने पूरा काम बिल्कुल सही तरीके से खत्म कर दिया। यार, रियोगा तो बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत मान लिया कि रीना ही इस काम के लिए सबसे सही बंदा है। लेकिन रीना वही सोच रहा था कि जब वो उस लाश को साफ कर रहा है तो रियोगा उसका कर क्या रहा है। यार देखो, ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो उन मुर्दों की असली ताकत बढ़ाने के लिए है। इसके लिए उसे हड्डियों और मांस के ढांचों पर बार बार मुश्किल मंत्र और श्राप लगाने पड़ते हैं। लैब में पूरे 3 दिन तक बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार उनका काम पूरा हो गया। रीना तो पूरी तरह थक चुका है और खुद किसी जिंदा लाश जैसा दिख रहा है, लेकिन रियोगा अभी भी बिल्कुल चुस्त है, जैसे पिछले 72 घंटों में उसने कोई थकन वाला काम किया ही ना हो। रीना हैरान है कि रियोगा असलियत में कैसा इंसान है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी मना की शक्ति से एक मुर्दे का दिल फिर से धड़का दिया। भले ही रियोगा के तरीके एकदम पागलपन भरे हैं, पर उसे ये मानना ही पड़ेगा कि इस इंसान में कमाल का हुनर है। देखो, रीना रियोगा की काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने कह दिया कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। फिर रियोगा ने उससे पूछा कि क्या उसका ये आखिरी फैसला है और क्या उसे पूरा यकीन है। रीना ने बताया कि अगर रियोगा का हुनर ना मिलता तो उसको अकेले ये पोषण बनाने में कम से कम 2 साल और लग जाते, क्योंकि उसे बस अपनी खोज को आगे बढ़ाना था। इसलिए उसने रियोगा से कह दिया कि वो इस सौदे के लिए पूरी तरह तैयार है। अरे भाई, रियोगा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और रीना से कहा कि वो लंबे वक्त तक उसके खास एल्केमिस्ट बनकर रहे। लेकिन सच तो ये है कि रियोगा अपने जालिम दिमाग में उसे सिर्फ एक नौकर की तरह देख रहा था, जो
आगे उसके काम आएगा, क्योंकि अब रियोगा ने ड्रैगन का पहला काम खत्म कर लिया था। अरे भाई, उसको एहसास होता है कि अब सबसे जरूरी काम एक ताकतवर और सही आत्मा ढूंढना है जो एल्ड्रिच ड्रैगन का दिल बन सके। फिर रियोगा लैब से बाहर निकलता है और वो यूमा को फोन करके बताता है कि उसने जमा किए हुए पैसे देख लिए हैं, जो बगीचे से मिली लूट में ट्विंस का हिस्सा था। कसम से वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो 70-30 के वादे के मुताबिक एक एक पैसा भेज देगा। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या वो और उसके साथी एक और खतरनाक और बड़े पैसे वाले काम के लिए तैयार हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही वो टोली, जिसे अब रूकीज कहा जाता है, रियोगा से शहर की उस खतरनाक और मना की गई उत्तरी सीमा के पास मिलती है। यार, यूमा उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों आया है, क्योंकि कई साल पहले जब से नॉर्दर्न गेट टूटा है तब से वहाँ खतरनाक राक्षस भरे पड़े हैं। रियोगा अजीब तरह से मुस्कुराता है और कहता है कि वो वहाँ अपने किसी पुराने और ताकतवर जानने वाले को इज्जत देने आया है। और फिर थोड़ी ही देर में उनके सामने एक 2 स्टार वाला ऑर्क आ जाता है। और ए भाई, उस इतने बड़े राक्षस को देखकर पूरी टीम डर जाती है और जल्दी जल्दी रियोगा को बताने लगती है कि उनके कमजोर प्रीस्ट खतरे में हैं। लेकिन रियोगा को यकीन नहीं होता कि गॉब्लिन शामन के बाद भी लोग अब तक उसकी ताकत पर शक कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस मौके पर उन नई हड्डियों को इस जिंदा दुश्मन पर आजमाया जाए। वो अपनी बोन कंट्रोल वाली ताकत से एक हड्डी को हवा में उड़ाते हुए सीधा ऑर्क की तरफ भेज देता है और उस ऑर्क ने भी अपना भला एक साथ रियोगा पर फेंका। लेकिन यार, उस पुराने ऑर्क के लिए ये लड़ाई बहुत बुरी रही। देखो, रियोगा ने टेलीकिनेसिस से हवा में ही उस हड्डी का रास्ता बदल दिया। वो उस ऑर्क के मजबूत शरीर के आर पार निकल गई और वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन रियोगा ने फिर भी उसकी तारीफ की और कहा कि वो दिखने से ज्यादा पक्का है, क्योंकि उसने तो सीधा उसके दिल पर वार किया था। कसम से उस ऑर्क ने गुस्से में हड्डी खींची और दोबारा रियोगा की तरफ झपटने लगा। लेकिन आखिर में रूकीज उसको बचाने के लिए बीच में आ गए। यूमा ने अपनी भारी ढाल से ऑर्क का रास्ता रोका और तभी यूका के आग वाले धमाके ने ऑर्क को एक पल के लिए हिलाकर रख दिया। अरे भाई, फिर योगा ने सोचा कि एक साथ 3 हड्डियां अलग अलग तरफ से ऑर्क पर फेंकता हूँ, और वो ऑर्क सब कुछ नहीं रोक पाया क्योंकि वो पहले से ही सुन पड़ा था, इसीलिए उसकी तुरंत मौत हो गई। देखो, लड़ाई खत्म होने के बाद तो यूमा एकदम हैरानी में रह गया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रियोगा ने इतने ताकतवर 2 स्टार ऑर्क को अकेले ही हरा दिया। रियोगा ने अपनी टीम से कहा कि होशियार हो जाओ और ध्यान दो, क्योंकि असली और खतरनाक काम तो अब शुरू होने वाला है। यार, यूमा तो इस वक्त पूरी तरह उलझा हुआ था। उसने रियोगा को याद दिलाया कि उसने साफ कहा था कि वो यहाँ सिर्फ अपने दोस्त को आखिरी बार मिलने आया है। फिर योगा ने उस मरे हुए ऑर्क को अपना एक जिंदा मुर्दा सेवक बना दिया जो उसकी हर बात माने, और उसने यूमा को भरोसा दिलाया कि वो अपना मकसद बिल्कुल नहीं भूला है, क्योंकि वो बंदा जिसके पीछे वो पड़ा है वो उसी और गांव के अंदर है जो उन्हें अभी मिला है। यार, रियोगा बोलता है कि इस मिशन के साथ साथ वो बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे, और बस इतनी सी बात सुनकर पैसे की भूखी टीम का पूरा ध्यान वहीं लग गया। देखो, रियोगा एक के बाद एक ऑर्क्स को ढेर करता गया ताकि उसके स्टैट्स बढ़ सकें, और देखते ही देखते वो लेवल 13 पर पहुंच गया। इसकी थोड़ी देर बाद ही सिस्टम उसको बताता है कि अब वो इस ऑर्क जाति से और स्टैट्स नहीं ले सकता, क्योंकि उसने सारी हद पार कर दी है। अब वो इस जगह के ऑर्क से हमेशा रहने वाले स्टैट्स और नहीं ले पाएगा। कसम से रियोगा को इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि लाइफ ड्रेन से ताकत चुराने वाला ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि शुरुआती सिस्टम के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही होता। यार, फिर रियोगा ने कहा कि आज का शिकार यहीं रोकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें और माना वापस भर सकें। और देखो, इससे पहले कि वो रात के लिए डेरा डालने की बात करता, यूमा और बाकी सब ने तुरंत बढ़िया खाना बनाना शुरू कर दिया, जैसे वो इस काम में बड़े माहिर हों। रियोगा ने उनका मजाक उड़ाया कि तुम लोग तो एक दिन की सैर के लिए बड़े शक भरी तैयारी के साथ आए हो, लेकिन यूमा ने उसको याद दिलाया कि उन्हें शिकार करते हुए आज 3रा दिन हो गया है और उनका राशन अब खत्म हो रहा है। कसम से उस रात रियोगा ने सबको बताया कि अगले दिन वो ऑर्क्स के खास इलाके में जाएंगे, क्योंकि बॉस से लड़ने के लिए उसके स्टैट्स अब काफी बढ़ गए हैं। यार, उन तीनों के सोने से पहले रियोगा ने असली ऑर्क अनडेड को पहरे पर बिठा दिया ताकि वो सब सुकून से आराम कर सके। दूसरी तरफ रियोगा कैंप के बाहर अकेले बैठ गया ताकि वो हालात को अच्छे से समझ सके, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था। तो उसने सोचा कि अब अंगूठी से नया ज्ञान पढ़ने का सही वक्त आ गया है। फिर वो लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज खोलता है, जहां पुराने लॉर्ड ऑफ डेथ का छुपा हुआ सारा ज्ञान रखा था। वहां एक खास और बहुत ताकतवर किताब थी जिसे वो तुरंत पढ़ना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसको मना कर दिया और बोला कि उसके पास अभी इजाजत नहीं है जब तक वो लेवल 45 तक नहीं पहुंच जाता। अरे भाई, रियोगा लाइब्रेरी से 1 स्टार वाली किताबें उठा लेता है ताकि उन्हें पढ़कर बुनियादी बातें अच्छे से सीख सके। हालांकि वो अपना पिछले जन्म में 9 स्टार तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने दोबारा शुरुआत करने पर कोई शिकायत नहीं की। रियोगा घंटों तक उन जादुई किताबों को बड़े मन से पढ़ने के लिए बैठ जाता है, और उस अंधेरी सुनसान रात में इतनी देर तक पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि उसने पढ़ाई से एक नया हुनर सीख लिया है। अगली सुबह हिबारा जैसे ही जागता है तो देखता है कि एक भयानक ऑर्क उसके चेहरे के सामने खड़ा उसे घूर रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है।
यार, रियोगा उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि वो हर सुबह ऐसे क्यों डरता है, जबकि वो एक हफ्ते से रोज इन मरे हुए ऑर्क्स को देख रहा है। अरे भाई, यूमा ने देखा कि वो ऑर्क कल के मुकाबले बदल गया है और पहले से काफी बड़ा हो गया है। देखो, उसके शरीर पर अब हड्डियों से बना हुआ एक खास कवच लगा है। रियोगा ने बताया कि ये सच है। उसने कल रात अपनी नई ताकत से उस मरे हुए ऑर्क को थोड़ा बदल दिया था। इस बदलाव की वजह से अब उन्हें आर्मर्ड ज़ॉम्बीज कहते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ताकत और दम होता है। रियोगा को 2 नए हुनर मिले हैं। एक है बोन आर्मर, जिससे वो हड्डियों को कवच बनाकर अपने साथी या खुद पर इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा है स्क्वर्मिंग फ्लैश, जिससे वो किसी भी लाश के मांस को अपने हिसाब से मोड़कर उसका रूप बदल सकता है। देखो, जब रियोगा को पूरा भरोसा हो गया कि वो बिल्कुल तैयार है, तो उसने अपनी टीम से कहा कि अब असली दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने का वक्त आ गया है। पूरे दिन खतरनाक रास्ते पर चलने के बाद आखिरकार वो ऑर्क के उस बड़े गांव पहुंच गए। यार, जैसे ही उन पहरेदारों ने दुश्मन को अपने गांव की तरफ आते देखा, उन्होंने फौरन युद्ध का हॉर्न बजा दिया और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अरे भाई, रियोगा ने तो अकेले बोन कंट्रोल स्किल से ही पहले पहरेदारों को बड़ी आसानी से ढेर कर दिया। वो हड्डी के भालों से उन्हें बिना किसी मेहनत के चीर रहा था और अपने स्टैट्स बढ़ा रहा था। तभी वहां ऑर्क लीडर आया, जो बहुत ही बड़ा था, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी ताकि वो अपने लोगों का हौसला बढ़ा सके। उसने फौरन हुक्म दिया और ऑर्क तीरंदाजों ने रूकीज पर तीरों की बौछार कर दी। लेकिन यूमा ने अपनी मजबूत ढाल से सारे हमले रोक लिए और पीछे खड़े दोस्तों को बचा लिया। यार, फिर यूका ने भी जवाब में उन पर आग वाले तीर बरसा दिए। वो तीर उनकी सख्त चमड़ी को चीर गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे रियोगा को थोड़ा वक्त मिल गया। देखो, क्रोनोस भी इन इंसानों की काबिलियत देखकर सच में हैरान है। उसने रियोगा से कहा कि वो जादूगरनी काफी काम की है। थोड़ी देर बाद ऑर्क्स की पूरी फौज ने सीधा रियोगा और उसकी टीम पर हमला बोल दिया। कसम से, तभी रियोगा ने अपनी खुद की कवच वाली मरे हुए ऑर्क्स की फौज उनके सामने छोड़ दी। रियोगा की ये फौज उन जिंदा ऑर्क्स पर तुरंत ही काफी भारी पड़ गई। अरे भाई, रियोगा बहुत खुश है कि उसने वो शुरुआत वाली किताबें पढ़ ली थी, क्योंकि उनसे उसे अपनी फौज को संभालने की बहुत बढ़िया समझ मिल गई है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, आम गॉक्स को असली डर लगने लगा, क्योंकि वो अपने ही ऐसे रूप से लड़ रहे थे जो कभी मर ही नहीं सकते। लेकिन रियोगा उन्हें जता देता है कि अभी तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। वो जिंदा मुर्दा ऑक्स की फौज बिना किसी रहम के आम ऑक्स पर टूट पड़ती है और उनके शरीर को ऐसे चीर देती है जैसे वो नरम मक्खन हो। जब भी आम ऑक्स पलटकर हमला करने की कोशिश करते, तो उनके वार को वो नया बोन आर्मर रोक लेता, जो उन जिंदा मुर्दा ऑक्स के ऊपर लगा था, जिससे उन्हें बहुत कम चोट लगती। जब भी लगातार हमलों की वजह से आर्मर को नुकसान होता या उसकी मजबूती कम होती, तो रियोगा बस अपनी स्किल और माना का इस्तेमाल करके लड़ाई के बीच में ही उस आर्मर को तुरंत सही कर देता है। देखो, उसने जिंदा ऑक्स पर अपनी स्क्वामिंग फ्लैश स्किल चला दी और उसके शरीर के टुकड़े उनसे जुड़ गए। इस वजह से उनकी पूरी टोली अंदर से ही टूट गई। और भाई, यूमा तो रियोगा की दिमागी चालाकी देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि रियोगा सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि दिमाग चलाने में वो सबसे अलग लेवल पर है। उसने देखा कि कैसे उसकी पूरी फौज को मुट्ठी भर ना मरने वाले शैतान हरा रहे हैं। फिर ऑक लीडर ने अपनी बर्जर्क मोड वाली ताकत शुरू कर दी, जिससे सारे गॉब्लिन्स एकदम बदल गए। रियोगा को तो पहले से इस बात का पता था, क्योंकि हर बॉस हमेशा ऐसा करता है। कसम से उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अरे भाई, ऑक्स की टोली का सरदार सीधा रियोगा की तरफ झपटता है, लेकिन रियोगा रास्ते में ही उसको इतनी हड्डियों से छेद देता है कि उसका शरीर पूरी तरह छलनी हो गया। वो ताकतवर ऑर्क तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाता है और वो बेचैनी से अपने सीने में घुसी हड्डी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रियोगा ने साफ बोल दिया कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। रियोगा ने माना का इस्तेमाल करके हड्डियों की ताकत और बढ़ा दी, जिससे उस ऑर्क की जान तेजी से निकलने लगी और वो दर्द के मारे चीखने लगा। लेकिन इतना जोर लगाने की वजह से रियोगा का बचा कुचा माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, और तब उसको एहसास हुआ कि लेवल 13 पर रहकर एक साथ 6 हड्डियों को ऐसे संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे भाई, रियोगा को समझ आ गया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और इसे जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तड़पने की वजह से उसकी कोई हड्डी हिल गई तो वो ऑर्क फिर से हिलने डुलने लगेगा और शायद छूट भी जाए। रियोगा को लगा कि अब बस एक ही तरीका है, एक आखिरी और जोरदार वार से उस ऑर्क का दिल चीर देना होगा। रियोगा ने हड्डियों वाला असर और भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसका माना पल झपकते ही गिरकर बस 42% रह गया। लेकिन तभी वो ऑर्क लीडर जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। कसम से रियोगा बहुत थक गया था, लेकिन उसने बिना वक्त बर्बाद किए उस ऑर्क लीडर की ताजा लाश पर माना ड्रेन चला दिया। इससे उसे अपना काफी सारा माना वापस मिल गया जो अभी खर्च हुआ था। और जैसे ही बाकी बर्जर गॉब्लिन्स ने देखा कि उनका इतना ताकतवर सरदार इतनी आसानी से हार गया, वो सब के सब एक साथ मुड़े और डर की मारे वहां से भागने लगे।
देखो, रियोगा उन्हें ऐसे ही नहीं भागने देगा क्योंकि उन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी। उसने एक साथ सब पर अपनी फ्लैश राइडिंग स्किल चला दी। जो मांस के टुकड़े पहले की लड़ाई में उनके शरीर से चिपक गए थे वो तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। वो उनके शरीर को काटने लगते हैं जिससे वो सब जमीन पर ढेर हो गए और अब भाग भी नहीं पा रहे थे। इससे ऑर्क्स की फौज को मौका मिल गया उन पर टूट पड़ने का और सबको पूरी ताकत से खत्म करने का। अरे भाई, जब ये बड़ी लड़ाई जीत ली गई तो ऑर्क्स के शरीर से हरे रंग के माना स्टोन्स निकलने लगे और यूमा कह रहा था कि उसको सच में जानना है कि बाजार में इन अनमोल पत्थरों की कितनी कीमत होगी। फिर रियोगा उन्हें बताता है कि असली इनाम ये मामूली माना स्टोन्स नहीं बल्कि वही ब्लड एक्स है जो ऑर्क लीडर चला रहा था। ये एक अनोखा ए रैंक हथियार है जो बहुत ज्यादा मजबूत है। देखो, इसे असली खून से ही बनाया गया है और इसमें ऐसा जादू भरा है जो इसे चलाने वाले की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। लड़ाई में ये जितना ज्यादा खून सोखेगा वक्त के साथ इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। रियोगा ने उस भारी कुल्हाड़ी को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यार, सिर्फ इस हथियार के लिए ऑर्क गांव का सफाया करना बिल्कुल सही रहा। फिर रियोगा ने वो कीमती कुल्हाड़ी यूमा को दे दी। उसने कहा कि वो भरोसे के नाते इसे बेचने और इसकी कीमत लगवाने का सारा काम उस पर छोड़ रहा है। इतनी बड़ी चीज पर इतना ज्यादा भरोसा देखकर यूमा शुरू में तो एकदम हैरान रह गया, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सारे माना स्टोन्स बहुत ध्यान से इकट्ठे कर लेंगे ताकि वो बस थोड़ा आराम कर सके। देखो, रियोगा ने आराम नहीं किया बल्कि वो उन पुराने खंडरों के बीच एक बहुत ही बदसूरत और टेढ़े मेढ़े पुराने पेड़ के पास चला गया। वो सीधे उस पेड़ से बात करता है और उसे बाहर आने को कहता है ताकि दोनों ढंग से बात कर सके। लेकिन शुरुआत में कोई जवाब नहीं मिलता, बस चारों तरफ खामोशी होती है। यार, रियोगा इस जरूरी काम में हार मानने वाला नहीं था। उसने उस टेढ़े मेढ़े पेड़ पर एक हड्डी से इतनी जोर से वार किया कि वो पेड़ गुस्से में एकदम से जिंदा हो गया। वो गुस्से में रियोगा से पूछने लगा कि आखिर उसे उससे क्या चाहिए। फिर बात करने के लिए उस पेड़ ने एक इंसान जैसा रूप ले लिया। अरे भाई, रियोगा उस बंदे से मिलता है जिसका नाम सोरा काशिवागी है, वही मशहूर मेघ फाइटर। उस भूत जैसे बंदे के चारों तरफ एक काली और घूमती हुई ताकत फैली हुई थी। उसने रियोगा से हैरानी में पूछा कि एक इंसान को उसका सदियों पुराना नाम कैसे मालूम है। रियोगा ने जवाब दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके इतने बड़े नाम को ना जानता हो, क्योंकि वही तो असली हीरो था जिसने 35 साल पहले मॉन्स्टरों की फौज को आगे बढ़ने से रोका था ताकि पूरी दुनिया बर्बाद ना हो जाए। देखो, सच तो यह है कि पुरानी टाइमलाइन में रियोगा ने ही उसे एक अनडेड बना दिया था। कसम से जापान सोरा जैसे बहादुर लोगों की वजह से ही बच पाया था। वो एक बहुत ही ताकतवर इंसान था जिसने उस भयंकर तबाही के शुरुआती दिनों में लड़ते लड़ते अपना इतना बड़ा नाम बनाया था। देखो, पता चला कि उसके पास ऊंचे दर्जे की मार्शल आर्ट्स और जादू दोनों का एक साथ कमाल का हुनर था, जिस वजह से उसका मशहूर नाम मेघ फाइटर पड़ गया। रियोगा की इतनी सच्ची तारीफ सुनने के बाद सोरा को लगा कि उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी बेकार नहीं गई और कोई तो है जो उसे याद रखता है। फिर रियोगा ने उससे साफ साफ कह दिया कि भले ही उसे याद है, लेकिन इतिहास हर किसी का नाम याद नहीं रखता। तो सोरा ने उससे पूछा कि इस अजीब बात का क्या मतलब है। फिर रियोगा ने सीधा पूछा कि क्या उसे नरुहितो बाकुगो याद है, जो उस ताकतवर अरागिरी गिल्ड का बड़ा आदमी था। यार, एक सिस्टम वाली पुरानी याद दिखाई गई जिसमें उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। सोरा अपने वफादार लोगों के साथ उस खून से भरी जंग में मुश्किल से लड़ रहा था और जब उसको एहसास हुआ कि हालात कितने बुरे और मायूस होते जा रहे हैं, उसने नियम के हिसाब से सीधे तुरंत मदद मांगी। उस वक्त उसका बड़ा ऑफिसर ताकतवर नरुहितो बाकुगो था। सोरा ने रेडियो पर बताया कि वहां अभी भी हजारों आम लोग फंसे हुए हैं और उसको मदद चाहिए। लेकिन देखो, उसके मतलबी बॉस ने रेडियो पर कह दिया कि उसकी जगह पर किसी को नहीं भेजा जा सकता, जिस वजह से सोरा और उसकी टीम वहां अकेले चारों तरफ से घेर लिए गए। अरे भाई, तब उसको कड़वा सच समझ आया कि उन्होंने शुरू से ही इनको चारे की तरह इस्तेमाल करने की सोची थी ताकि वो खुद को बचा सके। नरुहितो ने रेडियो पर यह बुरा सच मान लिया और उसको कोई पछतावा या परवाह नहीं थी। अरे भाई, सोरा को बताया गया कि उसकी वजह से ही एरागिरी की असली फौज उस खतरनाक नॉर्दर्न गेट से निकल पाई और बिना किसी दिक्कत के बच गई। सोरा ने नरुहितो से पूछा कि क्या उसने जानबूझकर उन्हें इस जगह भेजा था। नरुहितो को पता था कि सोरा और उसकी टीम फंसे हुए लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, एरागिरी गिल्ड की तरह नहीं। नरुहितो ने बड़े आराम से कहा कि इस हालात पर इतना दुखी मत हो, क्योंकि ये सब सबके भले के लिए था। सोरा को इस धोखे पर इतना गुस्सा आया कि उसने रेडियो को एक पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। फिर उसने अपनी बहादुर टीम से कहा कि लोगों को अकेला छोड़ने के बजाय उनकी हिफाजत करो। उसने एक धोखेबाज का साथ देने से बेहतर मौत को गले लगाना सही समझा। सामने मौत और धोखा देखकर भी उन्होंने यही फैसला किया। अरे भाई, सोरा और उसके आदमियों ने आखिरी दम तक अपना फर्ज बड़ी शान से निभाया, लेकिन वो सब लड़ाई के मैदान में मारे गए और बड़े अफसरों ने उन्हें बिल्कुल भुला दिया। फिर रियोगा उसको बताता है कि वो गद्दार नरुहितो नॉर्दर्न गेट से अपनी चालाकी से भागने की वजह से बड़ा हीरो बन गया है, जबकि सोरा और उसकी टोली की हर एक याद को सरकारी कागजों से जानबूझकर मिटा दिया गया।
रियोगा बड़े आराम से उसे बताता है कि ये कितने दुख की बात है कि वही था जिसने सबके लिए अपनी जान दी, लेकिन उसका सारा नाम और इज्जत कोई और ले गया। रियोगा उसे चिढ़ाता है और कहता है कि अगर उसके साथ ऐसी गद्दारी होती तो उसकी रूह को कभी चैन नहीं मिलता। रियोगा की बातें सोरा के दिल में इतनी बुरी तरह चुभ गईं कि वो गुस्से में पागल होकर उस पर जोर से चिल्ला उठा। अरे भाई, उसने बोला कि सीधा काम की बात पर आओ और ये पुराना दर्द क्यों याद दिला रहे हो। देखो, रियोगा ने सोरा को साफ कह दिया कि वो नरूहितो और एरागिरी गिल्ड से पूरा बदला लेने में उसकी मदद करेगा। बस उसको एक पक्का वादा करना होगा कि वो उसका अनडेड नौकर बनने को तैयार है। रियोगा ने अपनी इन्वेंट्री से एक बड़े ड्रैगनियन का शरीर निकाला। उसने सोरा को बताया कि उसने पहले से ही उसकी आत्मा के लिए एक बहुत बढ़िया शरीर तैयार कर रखा था। कसम से सोरा ने बताया कि उसने अपनी इस हालात में बदले के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसने तो बस हार मान ली थी। लेकिन अगर वो रियोगा की हर बात मानने को तैयार है तो उसकी एक बहुत जरूरी शर्त है जो बदली नहीं जा सकती। उसने रियोगा से साफ कह दिया कि बदला लेने के लिए वो उसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। लेकिन देखो, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी मासूम या आम आदमी को कोई चोट पहुंचे। रियोगा को याद है कि वो शरीफ बंदे ने वापस आने से पहले भी बिल्कुल यही शर्त रखी थी। इससे पता चलता है कि इतने सालों के दर्द के बाद भी उसकी हीरो वाली फितरत नहीं बदली। यार, एक असली हीरो से तो यही उम्मीद होती है। और रियोगा उससे वादा करता है कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा है। अब दोनों के बीच बदला लेने की बात पक्की हो गई है। सोरा अब उस ड्रैगोनियन के शरीर में चला गया ताकि वो रियोगा का नया अनडेड नौकर बन सके। देखा जाए तो पहले वाली जिंदगी में उसने सोरा की आत्मा को शुरुआत में एक आम स्केलेटन नाइट के शरीर में डाला था और फिर वक्त के साथ उसने उसको एक ताकतवर हेल नाइट में बदल दिया था। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से ये बात चलती थी कि क्या होता अगर उसने सोरा को शुरुआत से ही ज्यादा ताकतवर शरीर दिया होता। देखो, क्रोनोस रियोगा की इस समझदारी से सच में बहुत खुश है। उसने देखा कि रियोगा ने 3 दिन तक ड्रैगोनियन के शरीर को खास इसी मौके के लिए मजबूत किया था। फिर रियोगा सिस्टम स्क्रीन पर एक अनोखी और खास जानकारी पढ़ता है। उसमें लिखा था कि जिस अनडेड के अंदर वो अभी गया है उसके पास एक अनोखी क्षमता है, बढ़ सकता है। जैसे जैसे उसकी रूह को तजुर्बा मिलेगा वो वक्त के साथ उस मजबूत शरीर से और भी ज्यादा ताकत निकाल पाएगा। अरे भाई, रियोगा तो ये देखकर एकदम हैरान रह गया, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक बात है जो सोरा के पास तब नहीं थी जब उसने उसको एक आम स्केलेटन नाइट के शरीर में डाला था। यार देखो, इस फायदे के साथ साथ उसने अपनी पुरानी मेज फाइटर वाली ताकत भी बिल्कुल सही से संभाल कर रखी है। फिर रियोगा सोरा से पूछता है कि उसको अब इस नए शरीर में कैसा लग रहा है। सोरा मानता है कि ये थोड़ा सही है, क्योंकि पहले तो वो बस धुएं जैसा घूम रहा था। लेकिन वो रियोगा को बताता है कि जैसा सोचा था ये अभी भी उस वक्त से बहुत कमजोर है जब वो सच में जिंदा था। उसी वक्त रियोगा को पता चलता है कि उसका ये ड्रैगन नौकर अभी अधूरा है। अब रियोगा सोचने लगता है कि उसने इतने मुश्किल काम में आखिर क्या गलती कर दी जो ये ऐसा रह गया। खैर, उसको लगता है कि पिछली बार के मुकाबले ये शुरुआत ज्यादा बेहतर और दुमदार है। फिर रियोगा उसको अपना चेला बोलता है और कहता है कि अब गांव से निकलने का वक्त आ गया है। ये बात सोरा की इज्जत पर लग जाती है और उसको गुस्सा आता है। अरे भाई, वो जिद्दी बनकर उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसको मिनियन कहे जाने की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रियोगा उससे पूछता है कि क्या फिर वो उसे उसके पुराने नाम सोरा से बुलाए, लेकिन वो फिर मना कर देता है और कहता है कि मौत के साथ उसने वो नाम भी पीछे छोड़ दिया है। रियोगा को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बंदा अब कितना घमंडी हो गया है। उसे याद नहीं कि वो पहले कभी ऐसा था। शायद नरक की वजह से वो इतना चिड़चिड़ा हो गया है। अब सोरा एक ऐसे नए नाम के बारे में सोच रहा है जिसे सुनते ही दुश्मन डर जाएं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके नए रूप पर क्या सही बैठेगा। रियोगा उसे कुछ आम नाम बताता है जैसे फैफनेर और टियामाट, लेकिन सोरा सब मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत पुराने हैं और किसी मेज पर अच्छे नहीं लगेंगे। अरे भाई, कुछ देर बाद भी वो दोनों बच्चों की तरह इसी बात पर लड़ रहे थे कि उस मरे हुए शरीर का क्या नाम होना चाहिए। रियोगा का तो मन कर रहा था कि उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का मारे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। इतनी बहस के बाद आखिर में उसने पहला वाला नाम ही चुना, फैफनेर, क्योंकि उसको वो पसंद आ गया था। जब वो वहां से निकलने ही वाले थे तो फैफनेर ने रियोगा को रोका। उसने कहा कि इस बड़े ड्रैगोनियन शरीर में उसने कुछ नहीं पहना है और इज्जत के लिए कुछ पहनना जरूरी है। वो जल्दी से पास वाली झोपड़ी की तरफ भागा जहां उन्होंने डेरा डाला था। वहां से उसने एक बड़ा और मजबूत कपड़ा खींचा और उसको अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से पर लपेट लिया। अब फैफनेर ने सोचा कि निकलने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि अब वो ठीक ठाक लग रहा था।
अरे भाई, रियोगा बहुत चिढ़ गया है क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा ही बारीक बातें करके परेशान कर रहा था। बाद में वो सब रेना की लैब में वापस चले गए और वो एल्केमिस्ट तो हैरान हो गया कि रियोगा ने ड्रैगोनियन की लाश को इतनी जल्दी चलने और बोलने लायक बना दिया। रेना रियोगा का हुनर देखकर दंग रह गया और फैफनिर के चारों तरफ घूमने लगा, जैसे वो कोई चीज हो जिस पर उसे खोज करनी हो। वो तुरंत उसके बारे में जानना चाहता था और अजीब सवाल पूछ रहा था। फैफनिर ने रियोगा से पूछा कि क्या वो उस परेशान करने वाले बंदे के मुंह पर मुक्का मार सकता है, क्योंकि उसे वो बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन रियोगा ने मना कर दिया और कहा कि रेना उनका साथी है और उसे उसकी आदत डालनी होगी। उसी दिन बाद में योमा और बाकी लोग भी लैब पर आ गए। अरे भाई, वो लोग रियोगा को बताते हैं कि वो टोक्यो जा रहे हैं ताकि लूट का सारा सामान सही से लगा सके और उन्हें सबसे बढ़िया दाम मिल सके। रियोगा उन्हें धंधे का सारा काम संभालने की पूरी इजाजत दे देता है। जब वो लोग लैब से चले जाते हैं तो रियोगा अपनी इन्वेंट्री से उस बड़े ऑक लीडर की लाश निकालता है, क्योंकि उसने इस तगड़ी क्वालिटी की लाश के लिए कुछ खास सोच रखा है। रेना उससे पूछता है कि वो इस ऑर्क की लाश से क्या बनाने वाला है, तो रियोगा उससे पूछता है कि क्या उसको जानने की बहुत इच्छा है, लेकिन रेना तुरंत मना कर देता है और कहता है कि पिछले 3 दिन से बिना रुके जड़ी बूटियां मिलाते मिलाते उसका हाथ ही टूटने वाला हो गया था। पर कसम से उससे पहले कि उसको कुछ समझ आता, उसकी आदत उस पर भारी पड़ गई और वो फिर से रियोगा के लिए वही काम करने लग गया। अरे भाई, वो 1 घंटे के लिए भी अपनी जानने की तड़प को रोक ही नहीं सकता। साथ ही उसे पता है कि रियोगा हमेशा अपने नए तरीकों से उसकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल जाता है, तो हो ही नहीं सकता कि वो नेक्रोमेंसी की दुनिया में आगे क्या होने वाला है ये ना जानना चाहे। फिर रियोगा उस नए शरीर पर अपने हाथों से काम शुरू करता है और सारा मांस निकालकर बस हड्डियां अलग कर देता है। और जब वो गंदा काम खत्म हो जाता है, रेना उसे वो खास चीज पकड़ा देती है जो उसने अभी अभी हड्डियों के लिए तैयार की थी। वो उस चीज को उन हड्डियों पर डाल देता है ताकि उन्हें ढंग से मजबूत करके उनका कवच बना सके। और जब उसका ये पूरा काम ध्यान से खत्म हो जाता है, कसम से उस कंकाल को अब अनडेड स्टेटस मिल गया है और अब वो आर्मर्ड स्केलेटन विथ 2 शील्ड्स बन गया है। रियोगा को एहसास हुआ कि इस मजबूत कंकाल को बस एक मामूली सिपाही बनाने के बजाय अपना बॉडीगार्ड बनाना ज्यादा सही रहेगा। रियोगा ने उस नए कंकाल को समझाया कि जब भी वो किसी गेट के अंदर लाइफ ड्रेन चलाएगा और हिलडुल नहीं पाएगा, तब वही कंकाल उसकी रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा रहेगा। देखो, रेना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्हें अब एक मामूली कंकाल के साथ काम करना पड़ेगा। उसे लगा कि ये तो पुरानी और बेकार चीज है, लेकिन रियोगा ने उसे बताया कि मांस के मुकाबले हड्डियों के बहुत बड़े फायदे होते हैं। उसने समझाया कि ये तेजी के लिए बहुत हल्के होते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरह ये ना तो सड़ते हैं और ना ही इन्हें हमेशा संभाल कर रखने की कोई टेंशन होती है। आम ज़ॉम्बी के मुकाबले जिन्हें थोड़े वक्त बाद पूरी तरह सड़ना ही होता है, ये बेहतर स्केलेटन हमेशा बिल्कुल वैसा ही रहता है जब तक नेक्रोमैंसर उसे अपनी शक्ति देता रहे। देखो, लाइफ ड्रेन एक ऐसा स्किल है जिसमें दुश्मन के शरीर को छूकर उसकी जान निकालनी पड़ती है। इसलिए रियोगा को हमेशा अपने पास एक भरोसेमंद साथी चाहिए होता था जब वो ये ज्यादा वक्त लेने वाला काम करता था। रीना तो कसम से हैरान रह गई कि रियोगा ने बस यूं ही कोई स्केलेटन नहीं बनाया, बल्कि उसने तो उसे बनाने से पहले ही उसकी देखभाल के खर्चे और अपनी लड़ाई में उसके काम के बारे में सब पहले ही सोच लिया था। फिर रियोगा ने साइटामा प्रीफेक्चर में घूमकर किसी प्रीस्ट को ढूंढने का फैसला किया और वो रीना को बोलता है कि जब तक वो बाहर है वो लैब और नए स्केलेटन पर नजर रखे। अरे भाई, रीना तो ये सुनकर घबरा गया और पूछने लगा कि इतनी देर गई रियोगा आखिर जा कह रहा है। तो उसने जवाब दिया कि वो साइटामा प्रीफेक्चर पैंथियन ग्राउंड जा रहा है। देखो, असल में उसका हंटर लेवल काफी बढ़ गया है और उसे प्रीस्ट सिस्टम से एक पवित्र मंत्र लेने के लिए बुलाया गया है। यार, रीना ये सुनकर फिर से हैरान हो गया और पूछने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि रियोगा नेक्रोमैंसर होने के साथ साथ एक प्रीस्ट भी है। रियोगा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसे कहा कि वो एक सच्चा भक्त है, लेकिन रीना बिल्कुल नहीं माना और कहने लगा कि एक नेक्रोमैंसर के लिए ये होना बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे दुनिया ही क्यों ना पलट जाए। यार, रियोगा इस वक्त उसकी समझदारी वाली बातों से बहस करने के मूड में नहीं है और वो बस उस खतरनाक बात को छोड़कर धंधे की बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने बहुत पैसे कमाकर देने वाली मिड ग्रेड हील पोशन का पेटेंट रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। रीना उसे बताता है कि जल्दी ही वो उसके नाम पर पक्के तौर पर तैयार हो जाएगा और रियोगा उसकी फुर्ती की तारीफ करता है कि इतने ज्यादा काम और कम लोगों के साथ भी वो बहुत तेजी से काम करता है। रीना कहता है कि जैसे जैसे नए हंटर्स आएंगे, वक्त के साथ बाजार में मुकाबला और बढ़ेगा, तो वो अब पीछे नहीं रहना चाहता और ना ही चाहता है कि कोई और उसके नए नुस्खे चुराए। लेकिन यार, असली दिक्कत तो मशहूरी और मार्केटिंग की है, क्योंकि नए नुस्खे दिखाने के लिए अगला बड़ा एल्केमिस्ट मेला तो अगले साल ही लगेगा।
यार रियोगा ने उसे तुरंत नए माल के कुछ सैंपल मांगे। उसने वादा किया कि जब वो बाहर जाएगा और सही मौका मिलेगा तो वो इसका खूब प्रचार करेगा। देखो रीना को अपने दोस्त की ये मदद बहुत सही लगी, क्योंकि उसका दोस्त साइंटिस्ट ना होने के बाद भी धंधे में साथ दे रहा था। फिर उसने रियोगा को पोषण का एक सैंपल दिया ताकि वो डंजन में जाकर उसकी जांच कर सके। कसम से रियोगा ने पक्का भरोसा दिलाया कि अगर ये काम कर गया और बड़े गिल्ड्स को पसंद आ गया तो बैंक में पैसा किसी बड़ी नदी की तरह बहेगा। रियोगा तो अभी से ख्याली पुलाव पका रहा है कि जब ये प्लान कामयाब होगा तो वो कितना ज्यादा अमीर बन जाएगा। यार बस उस इतनी सारी दौलत के बारे में सोचकर ही वो बिल्कुल पागल जैसा दिखने लगा, जिस वजह से रीना को शक होने लगा कि क्या ये बंदा सच में कोई प्रीस्ट है भी या नहीं। काम की बातें करने के बाद रियोगा ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो साइतामा पैंथियन जाए। ये जगह ग्रेट कैटेक्लिज्म के थोड़े वक्त बाद ही एक पक्की जगह बन गई थी और ज्यादातर लोग वहां इसलिए आते हैं ताकि अलग अलग कॉन्स्टलेशन से आशीर्वाद और मंत्रा लेकर प्रीस्ट्स या पैलेडिन्स बन सकें। कुछ तो ऐसी बुरी कॉन्स्टलेशंस भी हैं जो जादू देने के बदले अपने लोगों से गंदी बलि मांगती हैं। और जैसे ही वो टावर के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, रियोगा को आजकल के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। देखो यार, उसको बड़े कमरे में ऐसी कोई चीज महसूस नहीं हो रही थी जिसमें असली भगवान जैसी शक्ति हो। और सच तो ये है कि उसने इस जमाने के साइतामा के लेवल को देखकर ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखी थी, क्योंकि कोई भी इतनी कीमती और पवित्र चीज ऐसे ही खुली नहीं छोड़ेगा कि कोई मामूली चोर उसे चुरा ले जाए। कुछ ही देर में रियोगा थककर चूर हो गया और बुरी तरह हांफने लगा। इतनी सारी सीढ़ियां जो चढ़नी पड़ी थी और बीच में ना कोई लिफ्ट थी ना ही रुकने की जगह। रियोगा ने मजाक में ताना मारा कि पुराने भगवानों को क्या लगता था कि इतनी दूरी से लोगों का भरोसा पता चलेगा। उसको ये सब बहुत बेकार लग रहा था। फिर क्रोनोस ने उससे कहा कि तेरी जुबान बहुत तेज चलती है, पर तू अच्छी तरह से ऊपर चढ़ रहा है। रियोगा को अभी तमीज दिखाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसको नहीं लगता कि उनके रिश्ते को देखते हुए ऐसी बात बोलने पर उसको कोई सजा मिलेगी। फिर रियोगा क्रोनोस से पूछता है कि टावर की चोटी असलियत में कितनी दूर है, ताकि वो अपनी बची हुई ताकत का सही से हिसाब रख सके। और वो उसे बताता है कि अभी तो बस आधा रास्ता ही हुआ है। यार रियोगा ने क्रोनोस को बोल दिया कि अगर ऊपर पहुंचकर कुछ काम का नहीं मिला तो वो इस बात को हल्के में नहीं लेगा। जब वो आखिर में सबसे ऊपर पहुंचा तो उसकी सांस फूल रही थी। वहां मौजूद बाकी कॉन्स्टलेशंस रियोगा को नीचा समझकर उससे घिन करने लगे और अपना गुस्सा दिखाने लगे। कसम से वो सब मिलकर रियोगा को ताने मारकर परेशान करने लगे ताकि वो चिढ़ जाए। देखो, क्रोनोस ने अब सोचा कि अपनी ताकत दिखाने की बारी उसकी है, तो उसने साइतामा पैंथियन में अपना नाम एक असली भगवान की तरह लिखवा दिया। जब ये सब काम खत्म हुआ तो रियोगा को पता चला कि उसको 2 बड़े मंत्र मिल गए हैं, जिनका नाम अनहोली ब्लेसिंग और स्टेक ऑफ रेट्रिब्यूशन है। अरे भाई, अनहोली ब्लेसिंग एक अनोखा और खतरनाक काला मंत्र है जो बुरी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और स्टैट्स को भी ऊपर ले जाता है। दूसरी तरफ स्टेक ऑफ रेट्रिब्यूशन में वही पुरानी बोर बातें थीं कि चोट कैसे खानी है और उसे वापस कैसे पलटना है। क्रोनोस ने रियोगा की फिरकी लेते हुए कहा कि उसने बड़े दिल से उसकी दुआ सुनकर ये सब दिया है, और रियोगा ने भी मान लिया कि उसके मुश्किल हाइब्रिड बिल्ड के लिए ये दोनों चीज़ें सच में बहुत काम की हैं। अरे भाई, क्रोनोस जोर जोर से हंसते हुए अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, लेकिन तभी सिस्टम ने रियोगा को बताया कि क्रोनोस के पास अभी उतनी ताकत और रुतबा नहीं है, क्योंकि धरती पर उसने ना कोई बड़ा काम किया है, ना कोई उसको पहचानता है और ना ही उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए पैंथियन में उसका दर्जा गिर गया है। जब उसने सिस्टम की ये बेइज्जती वाली बात देखी तो उसकी घमंडी हंसी वहीं तक गई और रियोगा उसका मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वो पहले इतना अकड़ रहा था पर अभी उसकी हालत खराब थी। लेकिन देवता की इन दिक्कतों के बावजूद रियोगा खुश था, क्योंकि वो खुद अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। थोड़ी देर बाद रियोगा जैसे ही पैंथियन से बाहर निकला, एक बड़े और डरावने आदमी ने तुरंत उसको लड़ने के लिए ललकारा। देखो, वो बड़े गुस्से में उससे पूछता है कि वो पैंथियन से इतने बेहाल हालत में बाहर क्यों आ रहा है। वो बंदा सताके शिगारू ऐसा लगता है रियोगा को पहले से जानता है। रियोगा उससे पूछता है कि भाई तू है कौन, तो सताके उसे याद दिलाता है कि अनाथ आश्रम में वही उसका ख्याल रखता था। अपना नाम बताने के बाद रियोगा को तुरंत सब याद आ जाता है, लेकिन वो उसे घटिया इंसान की तरह याद करता है जो बचपन में बाकी कमजोर बच्चों को डरता धमकाता था और उनसे पैसे छीनता था। रियोगा उससे कहता है कि मुझसे ऐसे बात मत कर जैसे हम कोई बहुत पुराने
दोस्त हों, क्योंकि उसे साफ साफ याद है कि बचपन में सताके ने उसके साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। पता चलता है कि एक बार किसी और अनाथ लड़के ने बड़ी हिम्मत दिखाकर डायरेक्टर से सताके की शिकायत कर दी थी, और जब वो उस लड़के को सजा देने के लिए मैदान में बुरी तरह पीट रहा था, अरे भाई, एक छोटा रियोगा पता नहीं कहाँ से आ गया और उसने सताके के मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई। अब आज के वक्त में रियोगा उसका मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा है कि क्या उसकी टूटी हुई नाक अब पूरी तरह ठीक हो गई है। कसम से सबके सामने अपनी उस पुरानी हार की बात सुनकर सताके को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना आपा खोता और उस पर हमला करता, उसने खुद को रोक लिया और कहा कि वो अब एक बिल्कुल अलग और समझदार इंसान बन गया है। सताके ने रियोगा को अपनी छाती पर लगा टैग दिखाया और बताया कि अब वो बड़े और ताकतवर एरागिरी गिल्ड में एक नया हंटर बन गया है। सताके ने रियोगा से कहा कि वो तो बस एक सबसे निचले लेवल का 1 स्टार वाला हंटर है, क्योंकि वो अभी सबसे सस्ते पैंथियन से मामूली स्किल्स लेकर आया है। देखो, वो उससे बोलता है कि ये मत सोचना कि सब कुछ पहले जैसा होगा, क्योंकि अब उसके पास गियर आ गया है। लेकिन रियोगा उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तेरा स्वभाव तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला। कसम से सताके को इतना गुस्सा आ गया कि उसने गियर वाला एक भारी मुक्का मारा, लेकिन किसी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने बोला कि भाई, हम अभी भीड़-भाड़ वाली सड़क के बीच में खड़े हैं। ये ताकतवर आदमी एरागिरी गिल्ड का स्ट्राइक टीम लीडर है, जिसका नाम जैमिन रागू है। यार, सताके अपने बड़े को बताने की कोशिश करता है कि ये रियोगा कितना घमंडी है और उसे गियर से सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो जैमिन कहता है कि ये लड़ाई कहीं और जाकर करते हैं, ताकि वो सब कुछ ठीक से निपटा सके, शायद सोने से या किसी अखाड़े में, ताकि शहर के सिपाहियों से कोई दिक्कत ना हो। यार, जैमिन तो अंदर ही अंदर रियोगा को सजा देना चाहता है, क्योंकि उसने इतने बड़े एरागिरी गिल्ड से पंगा लिया है, वो भी तब जब वो उन्हें पुराने वक्त से अच्छे से जानता है। सताके इस बात पर हंसता है और कहता है कि रियोगा तो अभी नया हंटर बना है और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन देखो, रियोगा लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं है, खासकर एरागिरी गिल्ड के खिलाफ, और वो सताके को बोलता है कि वो अभी के अभी तैयार है। कसम से सताके तो ये सुनकर हैरान रह गया। रियोगा ने फौरन मौके का फायदा उठाया और फिर से उसका मजाक उड़ाया। उससे पूछा कि क्या उसके अभी से पैर कांप रहे हैं और क्या वो अपनी ही बात से डर गया है। देखो, इतना काफी था सताके को ये बोलने के लिए कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, और उसने चुनौती मान ली। थोड़ी देर बाद वो दोनों एरागिरी गिल्ड ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए। दोनों अरीमा के अंदर गए और रियोगा ने फैफनेर को बुलाया। रियोगा ने सताके से कहा कि लड़ाई वही करेगा, क्योंकि रियोगा एक कमजोर प्रीस्ट है जो खुद नहीं लड़ सकता। सताके को बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि उसको लगा रियोगा की शक्ति एकदम बेकार है और उसकी अपनी ताकत के सामने कुछ भी नहीं। साथ ही उसके पास एक खास हार और अंगूठियां थीं जो उसकी ताकत और बढ़ा रही थी। इस वजह से उसका भरोसा बहुत ज्यादा था। सब कुछ तैयार होने के बाद रेफरी ने लड़ाई शुरू करने का इशारा कर दिया। सताके ने अभी अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था कि वो रियोगा का मजाक उड़ाने लगा। अरे भाई, वो उसे पूछ रहा है कि क्या वो लड़ने से डर रहा है। रियोगा को यकीन नहीं हो रहा कि सताके कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और बस अपने गियर पर इतना उछल रहा है। और फैफनेर भी बहुत जोश में है, क्योंकि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में ही उसका सामना आरागिरी से हो गया, वही गिल्ड जिसने उसे धोखा दिया था। उसने फैसला किया है कि वो आज देख लेगा कि उसका नया ड्रैगोनियन शरीर असली गियर वाली लड़ाई में कितना ताकतवर है। वो बोलता है कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रियोगा उसे साफ कहता है कि लड़ाई को एक ही बार में खत्म मत करना, ताकि सबको उनका दम दिख सके, क्योंकि रियोगा को फैफनेर का इस हाल में काबू पर रखना है। फैफनेर ये बात मान लेता है, भले ही ये उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। फिर सताके पहला हमला करता है और अपनी गियर्ड स्पीयर लेकर फैफनेर की तरफ झपट्टा मारता है। लेकिन देखो, फैफनेर ने बड़े आराम से अपना पैर उठाकर उस गुस्से भरे हमले से खुद को बचा लिया। सताके ने अपने भाले से एक और बार हमला किया, लेकिन फैफनेर फिर भी बच गया। सताके अपनी तेजी दिखाते हुए बार बार हमला कर रहा था। जामोन को सताके का लड़ने का तरीका बहुत सही लगा। उसको लगा कि ये लड़ाई उम्मीद से पहले ही उनके हक में खत्म हो जाएगी। तभी फैफनेर ने बड़े आराम से सताके के भाले को बीच में ही पकड़ लिया और उसे एकदम रोक दिया। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि ऐसे बेकार हमले उस पर काम नहीं करेंगे, चाहे उसके पास कितने ही स्टैट्स क्यों ना हो। सताके ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो फैफनेर से अपना भाला नहीं छुड़ा पाया। यार, फैफनेर ने सताके को बहुत डांटा और बोला कि वो बिना सोचे समझे बस हमला कर रहा है। उसने ना तो बचने का सोचा और ना ही पीछे हटने का कोई रास्ता रखा। देखो, फैफनेर ने साफ कह दिया कि अगर ये असली लड़ाई होती तो वो अब तक मर चुका होता। फिर फैफनेर ने अपनी पूरी ड्रैगोनियन ताकत के साथ उसके चेहरे पर मुक्का मारने की तैयारी की, लेकिन तभी उसको याद आया कि रियोगा ने उसे जान से मारने से मना किया है, इसलिए उसने अपने गुस्से को रोका।
उसने मुक्का मारने के बजाय बस एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे सताके की सांस ही अटक गई। वो बेचारा वहीं घुटनों के बल गिर गया और अपनी सांस वापस लेने की कोशिश करने लगा। अरे भाई, वो बस किसी तरह अपने गिल्ड मास्टर के सामने बच्चों की तरह चीखने से खुद को रोक रहा था। अरे यार, योगा उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि लगता है तू अब थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि पहले जब तू अनाथालय में हारता था तो घंटों चिल्लाता रहता था। देखो, सताके को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि रियोगा सबके सामने उसके और उसके गियर वाले घमंड के मजे ले रहा है। तो वो गुस्से में पागल होकर और अपने गियर के दम पर फिर से अपने भाले के साथ फैफनीर की तरफ लपकता है, लेकिन फैफनीर बड़ी आराम से उसके भाले को जमीन पर दबा देता है, जिससे सताके की गियर की ताकत से ही मैदान की जमीन टूट जाती है। वो सताके का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अगर तू एक ही चल 2 बार चलेगा तो सामने वाला दुश्मन तुझे तुरंत पकड़ लेगा। फिर फैफनीर अपनी ड्रैगोनियन ताकत वाली लात से उसका घुटना तोड़ देता है और सताके सबके सामने बहुत बुरे दर्द से चीखने लगता है। अरे भाई, फैफनीर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है और एक बड़ा खिलाड़ी जीत गया है। जैसे ही वो उसको आखिरी वार करके उसका दर्द खत्म करने वाला था, तभी जामन मैदान में आ जाता है और अपनी ताकत से सब रोक देता है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके बंदे की उन्हीं के मैदान में ऐसी बेइज्जती हो रही थी। रियोगा को भी थोड़ा हैरानी हुई कि जामन ने इतनी जल्दी सब रोक दिया, जबकि उसने सोचा था कि इन लोगों को कोई परवाह नहीं होगी। फिर जामन सताके के टूटे हुए घुटने को देखने जाता है और बोलता है कि इसे ठीक करने के लिए एक बड़ा और महंगा प्रीस्ट बुलाना पड़ेगा। तभी रियोगा हंसते हुए जामन को बोलता है कि एक प्रीस्ट तो उनके पीछे ही खड़ा है, जो सही पैसे मिलने पर काम करने को तैयार है। लेकिन जामन गुस्से में कहने लगा कि 1 स्टार वाला जादू जो शायद रियोगा के पास है, वो इतनी बुरी तरह से टूटी हुई हड्डी को सही से ठीक नहीं कर सकता और ये बस थोड़ी देर का इलाज है। रियोगा ने जामन को भरोसा दिलाया कि उसको ये बात उससे ज्यादा अच्छे से पता है और जामन ने पूछा कि आखिर वो 1 स्टार वाला प्रीस्ट होकर बिना किसी बड़े सामान के उस टूटी हड्डी को कैसे ठीक करेगा। देखो, तब रियोगा ने अपना असली रास्ता बताया कि वो एक ऐसी मिड ग्रेड पोशन का इस्तेमाल करेगा जो अभी तक बाजार में आई भी नहीं है, और उसने वो सैंपल दिखाया जो रीना ने उसको लेबोरेटरी में दिया था। कसम से सताके को इस सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसी पोशंस बाजार में लाखों करोड़ों की मिलती हैं और किसी भी 1 स्टार हंटर के पास इतना सोना नहीं होता। अरे भाई, रियोगा ने मौका देखते ही गिल्ड को नए पोशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब मिड ग्रेड पोशन बहुत ज्यादा बन रहे हैं और ये एकदम नया और कमाल का सामान है। सताके ने बात टालनी चाहिए और कहा कि उसने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उस आदमी से कोई मदद ना ले जिसने उसे सबके सामने हराकर बेइज्जती की थी। लेकिन रियोगा ने उस घमंडी बंदे को समझाया कि अपने आगे के फायदे के लिए इसे मान लो, क्योंकि वो तो बस एक प्रीस्ट होने के नाते उसकी मदद करना चाहता है, जैसे उसका इरादा बहुत नेक हो। कसम से रियोगा तो 1 हफ्ते से यही सोच रहा था कि इस नए पोशन का प्रचार कैसे करे, और उसे एक असली A रैंक गिल्ड में ऐसा मशहूर बंदा मिल गया जिस पर वो इसे आजमा सके। देखो, रियोगा ने वो पोशन सीधा उसके टूटे हुए घुटने के जख्म पर डाल दिया। जमोन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो जख्म पल भर में पूरी तरह ठीक हो गया, जो सिर्फ बहुत बड़े और अनोखे जादू से ही हो सकता है। जमोन तुरंत ये सोचने लगा कि कैसे वो इस नए पोशन को सिर्फ अपनी टोली के लिए हासिल कर ले। जमोन ने रियोगा से पूछा कि उसने ये इतना ताकतवर पोशन कहाँ से खरीदा, क्योंकि वो उस जगह का पता हर हाल में जानना चाहता था। अरे भाई, रियोगा तो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसकी उम्मीद के मुताबिक जमोन उसके जाल में फंस गया था। रियोगा ने जमोन से कहा कि मुझे लगता है तुम 3 स्टार के बराबर हो, क्योंकि तुम एक बड़ी टोली के सरदार हो। जमोन ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात एकदम सही है। फिर रियोगा ने उसके सामने एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात रखी। देखो यार, वो उसे अभी के अभी लड़ने को कह रहा है, एक गियर्ड लीडर बनके उस सर्वेंट के खिलाफ। वो उसे यकीन दिला रहा है कि चाहे नतीजा जो भी हो, वो उसे उस गियर्ड पोशन का राज बता देगा। जमोन इस सौदे के लिए मान गया, क्योंकि रियोगा उसे सब बताने को तैयार है और इससे जमोन को अपना खोया हुआ गर्व की वापस मिल जाएगा। रियोगा ने उस बंदे से कहा कि वो यही चाहता था, क्योंकि पिछली लड़ाई बहुत कम वक्त की थी और फैफनीर कुछ समझ नहीं पाया था। बस फिर कुछ ही देर में वो बड़ी गियर्ड लड़ाई शुरू हो गई। अरे भाई, जमोन इतनी तेजी से फैफनीर की तरफ लपका कि सब हैरान रह गए। वो किसी भी आम हंटर से कहीं ज्यादा तेज था और वो एक के बाद एक उस ड्रैगोनियन के बड़े शरीर पर बड़े तरीके से हमले करने लगा। अरे भाई, जमोन फैफनीर के बड़े शरीर और उसकी धीमी रफ्तार का पूरा फायदा उठा रहा है। वो अपनी तेज रफ्तार से एक के बाद एक वार करे जा रहा है। यार, फैफनीर इतना धीरे होने की वजह से गुस्से में चिल्ला रहा है, लेकिन वो जमोन को छू तक नहीं पा रहा, क्योंकि जमोन हर हमले से बच निकल रहा है। देखो, रियोगा को शुरुआत में फाफनेर का ये अंजाम देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसको पता था कि जमोन अरागिरी का एक A रैंक लीडर है और वो सोरा काशीवागी की तरह तेज हमले करेगा, जो ड्रैगोनियन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए उसने उस खास दवाई का लालच देकर उसको उकसाया था, ताकि वो फाफनेर को एक मेज फाइटर के खिलाफ परख सके। क्योंकि अगर फाफनेर का सामना किसी ऐसे से हो जाए जिसके तरीकों की वजह से वो ठीक से लड़ ही ना पाए, यार उसको इसका एहसास होगा और वो इससे सीखेगा। परेशान होकर अपने बदले का सपना छोड़ने के बजाय फाफनेर ने अब ठान ली है कि वो अपने नए और सुस्त ड्रैगोनियन शरीर के साथ भी इस तेज लड़ाई के तरीके को समझ लेगा।
रियोगा उसकी इस हिम्मत और पक्के इरादे की तारीफ करता है। वो कहता है कि इसी वजह से वो उसके बड़े प्लान के लिए उसका सबसे भरोसेमंद खास आदमी है, क्योंकि फाफनेर हर हाल में जीतना चाहता है, चाहे कोई भी रोक टोक हो। रियोगा को लगता है कि एक मददगार प्रीस्ट के तौर पर पीछे खड़े रहना उसकी इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वो फाफनेर को अपने दिमाग से इम्प्योर ब्लेसिंग वाली स्किल देता है ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाए। इस तरह वो उसको एक बड़े दुश्मन के खिलाफ असली लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है।